वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग टॉपिक कर रहे हैं कंपनीज एक्ट, पूरा मैं यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को। सो बेसिकली जिनका भी एग्जाम जून में है, तो उनके लिए आपका टॉपिक जो भी है बेटा वो रेलेवेंट, वो हम लोग यहाँ पे कैरी ऑन करने वाले हैं। तो चाहे वो सीए हो या फिर सीएस या फिर सीएमए, लेवल कैन बी डिफरेंट। तो लेवल आपके अलग अलग हो सकते हैं, इट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट फॉर अ टाइम बिंग हम लोग यहाँ पे यदि बात करें बेटा, तो वन बाय वन हर एक लेवल के लिए जहाँ पे भी जो टॉपिक कवर होगा, सो उसके लिए समहाउ कहीं ना कि सारे के सारे टॉपिक क्या है, रेलेवेंट है। तो यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर पर्टिकुलर रिवीजन एस्पेक्ट। एंड ये एग्जाम से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सो दैट क्या आप लोगों के लिए जो मेहनत, जो भी आपके एफर्ट्स हैं बेटा, उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। सो दैट आप लोगों के लिए वो रिवीजन वाला पार्ट इजी हो जाएगा, और अदर सब्जेक्ट पे आप क्या कर सकते हो, कैन फोकस ओवर देयर। एंड कंपनीज एक्ट में सारा आपको एज इट इज रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे। तो आगे बाकी कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर अदर सब्जेक्ट के लिए भी आप यदि कर सकते हैं जो भी आप पढ़ाते हैं, तो अगेन मैं अभी उसके लिए कुछ कमिटमेंट नहीं करूंगा बेटा। बट हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि यदि पॉसिबल हो पाया मेरे पार्ट पे, तो डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग भी मैं यहाँ पे आपको रिवीजन वाला एलिमेंट यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। एटलीस्ट पूरा नहीं हो सकता है तो कुछ चैप्टर्स की बात करेंगे। वैसे मेरी कोशिश ये रहेगी, यदि मैं रिवाइज करवाऊँ तो पूरा ही टॉपिक करवाऊँ। सो वेदर इट इज JIGL, फॉर यू कैन सी द CS एग्जीक्यूटिव ओवर देयर, और यू कैन सी दी नेक्स्ट पार्ट यदि हम लोग बात करें, तो चाहे वो आपका EBCL हो, अगेन दिस इज फॉर CS एग्जीक्यूटिव, या फिर CMA की यदि मैं बात करूँ तो उसमें जो आपके रेस्ट ऑफ द लॉस के पार्ट है उसके रिगार्डिंग बात करें। CA की बात करें तो रेस्ट ऑफ द पार्ट की यदि मैं बात करूँ, तो मेरे पास यदि टाइम होगा बेटा तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको कैरी ऑन करेंगे। बट प्लीज जो भी यहाँ पे मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ उसको प्रॉपरली आपको कैरी ऑन करना है, फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, सो दैट कि आपके एग्जाम के लिए सब्जेक्ट, एक जो मेजर सब्जेक्ट है वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उसका जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, उसको मिनिमाइज करने की यहाँ पे मैंने कोशिश की है बेटा। चलिए, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, एंड दैट वाज अ कांसेप्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। एंड वी हैव अगेन वन पार्ट, इट्स अ प्राइवेट प्लेसमेंट, जो सेक्शन नंबर किसमें था आपका 42 में रखा गया था। तो जहां पे हमने लास्ट सेक्शन खत्म किया था, अब उसके आगे हम लोग यहाँ पे कैरी ऑन करने वाले हैं बेटा। तो यहाँ पे उसके आगे फर्दर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, यू कैन सी ओवर देयर। एंड अगेन जो मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया था आप लोगों को, ये चैप्टर जो यहाँ पे रखा गया, दिस इज अगेन बेयर एक्ट चैप्टर। सो लास्ट टाइम वो था चैप्टर नंबर विच वन, सो दैट वाज थर्ड। एंड हम लोग आज किसकी बात कर रहे हैं, इट्स 4। तो यहाँ पे जो टॉपिक है बेटा, इट्स शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर एस्पेक्ट, तो इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अच्छा, एक आप लोगों से यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, जिसने भी अमेंडमेंट क्लासेस देखी है बेटा और जो आगे देख रहे हैं एंड जो क्लासेस लेते थे मेरे से, उसमें से जून अटेम्प्ट के जो बच्चे हैं बेटा, वो कोई भी, या चाहे दिसंबर अटेम्प्ट के कोई भी, किसी को भी उसका यदि PDF फाइल चाहिए तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, तो मैं उसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बट किसके रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ, इट्स ओनली फॉर अमेंडमेंट पार्ट, क्योंकि अमेंडमेंट पार्ट आप लोगों के लिए अगेन वो पार्ट नहीं होगा। तो उसके लिए यदि आपको PDF फाइल चाहिए होगा तो आप मेरे से डिमांड कर सकते हैं। आप उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, मेल आपके पास, आप मेल ID अपना दे सकते हैं, मेल कर सकते हो, व्हाट्सअप, जो भी आपके पास ऑप्शन है, सो यू कैन गो थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स की बात करेंगे यहाँ पे। एंड अगेन वी हैव वन मोर स्पेसिफिक रूल, यू कैन सी कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। तो इसका मतलब है शेयर के लिए और डिवेंचर के लिए वी हैव कॉमन पार्ट। हाउ मेनी नंबर ऑफ सेक्शंस, यू कैन सी सेक्शन नंबर 43 से लेकर 72 है बेटा। एंड अगेन एज यू नो दैट कि यहाँ पे हम लोग रिविजन की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पे कैरी ऑन करूंगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना कि उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड तो समराइज्ड पार्ट में वो सब कुछ कैरी ऑन होगा, डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बट जो रेलेवेंट पार्ट है वो पूरा डिस्कस करते हैं, क्योंकि डिटेल आपने क्लास में पढ़ा है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उम्मीद करूंगा कि वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड जहां पे डाउट है तो अगेन पूछ सकते हैं। तो 43 से लेकर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पहले 71 तक। एंड 71 तक किससे डील करते हैं, 70 तक बेटा ये डील करते हैं किसके रिगार्डिंग, CS के रिगार्डिंग। उसके बाद तो यहाँ पे 43 से 70 कर लेना। तो ये किससे डील कर रहा है आपका, दिस इज बेसिकली फॉर शेयर्स, इट्स अ शेयर कैपिटल। Then we have a 71 which is exclusively for debenture. 72 एक कॉमन पार्ट बोल सकते हैं बेटा, वो किसके रिगार्डिंग है, इट्स ऑल अबाउट द नॉमिनेशन एलिमेंट, तो विच इज नथिंग ओवर देयर, वो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, तो वो सिर्फ गो थ्रू करने वाला पार्ट है आपका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 43 से। अच्छा, आगे 43 से आगे यदि मैं बढ़ूं, से पहले एक सेक्शन की बात करूं, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 84, आई होप आप सबको पता होगा। एंड इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, इट्स डेफिनेशन ऑफ शेयर। तो यहाँ पे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है फॉर अ टाइम बिंग। हम लोग इस चैप्टर के रिगार्डिंग बात करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन वाला पार्ट आप लोगों को
खुद कैरी ऑन करना है बेटा। जहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट डेफिनेशन का रहेगा आई लेट यू नो। तो सेक्शन नंबर 43 आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओवर देयर एंड यू कैन सी सेक्शन नंबर 43 डील्स विद द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले 43 में ये बोला कि भाई हमारे पास जो शेयर कैपिटल वो कितने कैटेगरी के हैं, कितने आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। सो वी हैव अ टाइप नंबर 1 इक्विटी शेयर, देन वी हैव अ सेकंड टाइप इट्स अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो यू कैन सी बट दिस इज फॉर विच कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो as we know that company limited by share having a two different nature of the share capital, it's a first part it's equity share capital and second part you can see the preference share capital। ये दो शेयर है बेटा जो आप सबको पता होना चाहिए। इक्विटी शेयर की बात करें और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स जो आपने डिटेल पढ़ा भी है एंड इवन आप लोगों ने जब स्कूल लेवल में पढ़ा होगा तो उसके रिगार्डिंग भी टर्म आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्विटी शेयर में एक इसको नाम दे सकते हैं हम लोग नॉर्मल इक्विटी शेयर। एंड नॉर्मल इक्विटी शेयर का मतलब है जहां पे वन जितने भी राइट्स हैं बेटा, चाहे वोटिंग हो डिविडेंड वो सब कुछ क्या होने वाला है, सभी होल्डर के पास वो राइट करेंगे, कॉमन रहेंगे। तो इसका मतलब है इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स इसको बोलते हैं, इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स। नेक्स्ट इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट एंड डिफरेंशियल राइट्स रिलेटिंग टू द डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज। सो ये रखा गया यहाँ पे इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स एंड दैट राइट कैन बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज कैन बी देयर। डिटेल मैंने आपको पढ़ाया था, आई होप आइडिया होगा आप लोगों को पूरा। इवन अमेंडमेंट वाले पार्ट में पूरा मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया था इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, क्योंकि इसमें एक चेंजेस आए थे जिसके रिगार्डिंग पूरा हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल टर्म भी पढ़ा था। तो अब उस पर मैं वापस नहीं जाऊंगा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात नहीं, सिंपल हम लोग पॉइंट पे आते हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की यदि बात करें तो बेसिक यदि टर्म की मैं बात करूं प्रेफरेंस शेयर्स किसको बोला जाता है, तो बेसिकली प्रेफरेंस शेयर इज नथिंग एज यू नो दैट कि जितने भी होल्डर हैं बेटा, जिसने शेयर होल्ड कर रखा है एंड उसको यदि राइट मिल रहा है, कौन सा राइट है, प्रेफरेंशियल राइट। बट वो प्रेफरेंशियल राइट कहां कहां पे मिल रहा है, डिविडेंड और खासकर किसके रिगार्डिंग, जब हम लोग रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो उसको नाम क्या दिया जाएगा, इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बट वो प्रेफरेंशियल का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रायोरिटी, प्रायोरिटी किसके ऊपर दिया गया, इक्विटी शेयर होल्डर। तो आज से जो लोग ऐसे शेयर होल्ड कर रहे हैं जिनको प्रायोरिटी दिया जा रहा है इक्विटी से पहले, मतलब इक्विटी को जहां जहां पे भी बेनिफिट मिलेगा उससे पहले बेनिफिट किसको देने की बात करते हैं, एक ऐसे शेयर होल्डर को जिसने शेयर होल्ड कर रखा है एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर राइट द टर्म इज स्टेटेड व्हाट, इट्स अ प्रेफरेंशियल राइट। ऐसे ही बेटा उनके पास नॉर्मल नेचर ऑफ डिविडेंड और नॉर्मल रीपेमेंट की बात नहीं करते हैं। इवन जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट है एंड सरप्लस आपके कैपिटल की पे की बात करते हैं तो उसको भी नाम यहाँ पे देते हैं, उसको भी कंसिडर किया जाएगा, उसको नाम क्या देंगे, डीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स। एंड आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था सेक्शन 43 का, तो उस पर मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, वो स्पेसिफिकली पार्ट हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था एंड उसके रिगार्डिंग स्टार्टिंग में आप यूट्यूब पे जाएंगे तो मेरे चैनल पे आपको डिटेल वो मिल जाएगा, तो उस पर भी देख सकते हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल राइट के लिए हमारे पास यहाँ पे रूल रखा गया बेटा, एंड व्हाट अबाउट द रूल नंबर, इट्स रूल नंबर 4। ये याद रखना, ये सबसे रेलेवेंट पार्ट है बेटा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें एक अमेंडमेंट भी था जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करें यहाँ पे थी बेटा। तो कंडीशंस पे आते हैं, सबसे पहले क्या क्या स्पेसिफिक कंडीशंस हैं इस कैटेगरी के शेयर इशू करने के लिए। नंबर 1 देयर मस्ट बी एन अथॉरिटी इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और आर्टिकल में अथॉरिटी नहीं है देन यू नो वेरी वेल सेक्शन नंबर 14 आपको फॉलो करना है, आर्टिकल को चेंज करना है, ये आपने पढ़ा होगा सेटिंग अप में। नेक्स्ट और सीए वाले और सीएमए वाले कंपनीज एक्ट वाले पार्ट में ही पढ़ते हैं वो। नेक्स्ट ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर बाय पासिंग और इन जनरल मीटिंग, और यदि वो बेटा लिस्टेड कंपनी है तो पोस्टल बैलेट के थ्रू ही आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, विच मींस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो इसका मतलब अनलिस्टेड कंपनी के लिए इट्स ऑल अबाउट द मीटिंग, बट लिस्टेड कंपनी के लिए इट्स ऑलवेज थ्रू पोस्टल बैलेट। एंड पोस्टल बैलेट के लिए सेक्शन आपको सबको पता है बेटा, इट्स 110 ओवर देयर, तो जिसके रिगार्डिंग हम लोग जनरल मीटिंग में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैक्सिमम लिमिट, यहां पे चेंज है, ध्यान रखना, पहले लिमिट कुछ और था, अभी जो लिमिट है बेटा वो आपको ध्यान रखना है, वो कितना हो चुका है 74%। लेकिन सिर्फ लिमिट ही चेंज नहीं हुआ है, उसमें जो क्राइटेरिया था लिमिट का वो भी चेंज हुआ। तो पहले हम लोग टोटल शेयर कैपिटल की बात करते हैं, नाउ वी हैव अ टर्म वोटिंग राइट, एंड वोटिंग राइट कितना है बेटा, 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग द वोटिंग अलॉन्ग विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट, सो उसको भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो अब जो लिमिट है वो कितना हो चुका है 74%। एंड अब लिमिट में अब हम लोग टोटल शेयर पेड अप के शेयर कैपिटल की बात नहीं करते हैं, इट्स ऑल अबाउट द वोटिंग राइट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड अमेंडमेंट वाले लेक्चर में मैंने डिटेल न्यूमेरिकल आपके डिस्कस यहाँ पे किया था बेटा। चलिए आगे, ट्रैक रिकॉर्ड, अब ये टर्म ओमिट हो चुका है, अब इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका मतलब जो पॉइंट नंबर डी है बेटा वो अमेंडमेंट में आपको मैंने पढ़ाया था और ये आपका यहां से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड, तो ये अब यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट ये पार्ट अभी भी है, नो डिफॉल्टिंग फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ इयर्स, 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ इशू। नेक्स्ट
तो पिछले 3 साल में फाइनेंशियल रिटर्न और एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए बेटा। एग्जिस्टिंग किसी भी नेचर का डिफॉल्ट नहीं हो किसके रिगार्डिंग डिविडेंड पेमेंट, रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स ओवर देयर एंड एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट देयर ऑन एंड यू कैन से दी व्हाट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एंड डिवेंचर। तो इसमें यदि एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट है तो फिर आप डीवीआर वाले शेयर इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नो डिफॉल्ट इन रिगार्डिंग दी व्हाट पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग डिविडेंड की बात करते हैं बट यहाँ पे एक्सक्लूसिवली क्या आ गया वर्ड प्रेफरेंस डिविडेंड। रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन एज ऑब्टेन फ्रॉम पीएफआईज, एसएलएफआईज, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं बेटे एंड शेड्यूल बैंक्स ओवर देयर यू नो वेरी वेल। तो इनसे आपने यदि भी किसी भी नेचर का लोन लिया तो उसको टाइमली आपने रीपे किया, कोई इंटरेस्ट ड्यू था आपने प्रॉपर्ली पे किया, और यदि आपने कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज है, स्टैट्यूटरी ड्यू का मतलब है कुछ नंबर ऑफ लॉस के थ्रू आपके ऊपर कुछ ना कुछ बर्डन होता है, जैसे यदि एग्जांपल ले हम लोग जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज है बेटा विच इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कंपनी। तो उसमें किसी भी नेचर का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगेन जो अमाउंट आपको आईपीएफ में क्रेडिट करना था वो आपने प्रॉपर्ली क्रेडिट किया, और यदि आपने नहीं किया है तो जब तक ये आपका डिफॉल्ट सबसिस्ट है तब तक आप ये शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। एंड जिस दिन ये डिफॉल्ट आप क्या करेंगे मेड गुड, इसका मतलब है क्लियर करते हैं, पे ऑफ करते हैं, उसके नेक्स्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स तक आप ये काम नहीं कर सकते बेटा 5 ईयर्स। एंड 5 ईयर्स के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, अगेन कंपनी कैन इशू द डीवीआर शेयर्स ओवर देयर। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब तक वो डिफॉल्ट है तब तक नहीं करेंगे, एंड जब वो डिफॉल्ट क्लियर हो जाएगा बेटा उसके बाद नेक्स्ट नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 5 ईयर्स प्रोहिबिशन ओवर देयर। बट ध्यान रखें जो 5 ईयर्स है बेटा दिस इज ओनली फॉर पॉइंट नंबर जी, नॉट फॉर पॉइंट नंबर एफ। नेक्स्ट, अच्छा ये पॉइंट है बेटा दीज आर द क्लॉज, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ वी हैव एच, तो एच में क्या है बेटा, किसी भी नेचर का कोई भी पेनल्टी किसी भी कोर्ट ने ट्रिब्यूनल ने इंपोज नहीं कर रखा है कितने लास्ट 3 इयर्स में। तो पिछले 3 इयर्स का जो पेनलाइज वाला टर्म है बेटा वो क्लियर होना चाहिए, किसी भी नेचर का कोई पेनल्टी पिछले 3 साल में आपके नहीं इंपोज होना चाहिए किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग अंडर आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट, एससीआरए, फेमा, ये सब लॉज आप पढ़ते हैं बेटा, एंड एनी स्पेशल एक्ट। तो किसी भी नेचर के एक्ट में इस तरीके से पेनल्टी कंपनी के ऊपर इंपोज नहीं किया गया हो, बट फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ इयर्स 3 years which we have to take into account। तो ये था पहले पार्ट में जो कंडीशन आपको ध्यान में रखना फॉर द पर्पस ऑफ इशू। तो रूल नंबर 4 सब रूल 1 एंड दीज आर द क्लॉजेस। अब अदर रेलेवेंट प्रोविजंस की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट, अदर रेलेवेंट प्रोविजन में पहला पॉइंट यहां पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एज वी नो दैट डिफरेंशियल इशू जो डिफरेंशियल शेयर है बेटा डीवीआर, ये आपको अगेन ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट नहीं है, स्पेशल बिजनेस पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी स्पेशल क्या होता है वो सेक्शन नंबर 102 में आएगा। तो इसका मतलब है जब भी स्पेशल बिजनेस है तो नोटिस के साथ एक स्टेटमेंट आपको एक्कम्पनीड एनेक्स करना पड़ेगा। एंड व्हाट वर द नेम ऑफ द स्टेटमेंट? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। वो आपको क्या करना है बेटा, जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ देना है, या फिर जो पोस्टल बैलेट आप भेजने वाले हैं तो उसके साथ आपको एनेक्स करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट, जो डीवीआर वाले शेयर हैं वो नॉर्मल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते और एग्जिस्टिंग शेयर डीवीआर वाले शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, मतलब वाइस वर्सा पार्ट नॉट अलाउड। तो नेक्स्ट पार्ट, देयर मस्ट बी डिस्क्लोजर इन द बोर्ड रिपोर्ट रिगार्डिंग द वर्ड डीवीआर शेयर ओवर देयर। तो पूरा आपको डीवीआर वाले शेयर्स के रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव अ डिस्क्लोजर। नेक्स्ट, डीवीआर शेयरहोल्डर हैविंग ऑल द राइट्स, बोनस, राइट इशू, सब कुछ राइट्स मिलेगा जो नॉर्मल इक्विटी शेयर को मिलता है बेटा। उसके अलावा जो डीवीआर वाले राइट्स हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, रजिस्टर ऑफ मेंबर एज पर सेक्शन नंबर 88 वो भी आपको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है, एंड विच इज एक्सक्लूसिव फॉर डीवीआर। तो ये था कहानी किसके रिगार्डिंग बता, रूल नंबर 4, एंड इट्स ऑल अबाउट दी equity share with differential right, and it's all about the dividend voting etc. So that's why we can mention it as a DVR. So I hope are you getting my point? तो 43 और रूल 4 भी खत्म हो गया। स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर 44। 44 डील्स विद द व्हाट, नेचर ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। बेटा देखो सिंपल वर्ड है, शेयर और डिवेंचर एक प्रॉपर्टी है, एंड किस नेचर का प्रॉपर्टी है बेटा, मूवेबल प्रॉपर्टी, एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन डू, वी कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट, सेक्शन 45 वैसे नॉर्मली आज के टाइम ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है, खासकर किसके रिगार्डिंग, जो भी शेयर आपके डीमेटलाइज्ड फॉर्म में, क्योंकि वहां पे कोई नंबरिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है बेटा, फिजिकल मोड में। तो जब भी शेयर आप फिजिकल मोड की बात करते हैं देन हमेशा वो डिस्टिंक्टिव नंबर में होता है। अच्छा डिस्टिंक्टिव नंबर क्या होता है, क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा। डिस्टिंक्टिव का मतलब है हर एक शेयर स्पेसिफिकली जहां पे नंबर खत्म होता है उसके आगे ही कंटिन्यू होगा। मतलब मान लो एक पर्सन है एक्स है जिसने कंपनी के 5000 शेयर होल्ड किया, एंड ये कंपनी का पहला शेयर होल्डर है, तो उसको एक से लेकर कितने मिल जाएंगे 5000। उसके बाद वाई ने मान लेते हैं 1000 शेयर होल्ड किए बेटा, तो इसका एक से लेकर 1000 नहीं आएगा, इट्स 5001
से लेकर आगे बढ़ेगा बेटा, तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब जहां जहां पे वो कंटिन्यूटी खत्म होगा उसके आगे ही वो चलता रहेगा, तो आपको एक से कैरी ऑन नहीं करेंगे, इसलिए इसको नाम देते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर। एंड जो कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है बेटा। नेक्स्ट पार्ट, बट वो फिजिकल मोड में आज भी है, तभी ये प्रोविजन अभी भी रखा गया है। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन नंबर 46, इट डील्स विद द व्हाट सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स। सो एज वी नो दैट कि जब भी आप शेयर की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस पब्लिक इशू के केस में, देन वी हैव एप्लीकेशन फॉर्म, देन अलॉटमेंट विल बी देयर, एंड आफ्टर अलॉटमेंट व्हाट वी हैव टू ऑब्टेन, व्हाट वी हैव टू गेट, तो क्या लेना है हमें कंपनी से? सो नाउ द कंपनी विल प्रोवाइड अ व्हाट, इट्स अ शेयर सर्टिफिकेट। एंड डिवेंचर्स है तो इट्स ऑल अबाउट द डिवेंचर सर्टिफिकेट। एंड शेयर यदि खो गया शेयर सर्टिफिकेट, तो अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट विल बी देयर, बट ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड डुप्लीकेट दोनों ही कॉन्सेप्ट किस में रखा गया बेटा? सेक्शन नंबर 46 में ही रखा गया है, अलग से किसी सेक्शन की बात नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो यहां पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट विच ऑलवेज इशूड अंडर द कॉमन सी इफ एनी, एंड यदि नहीं है तो सिग्नेचर बाय 2 डायरेक्टर्स और बाय डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो इसका मतलब है सिग्नेचर बाय 2 डायरेक्टर्स और बाय अ डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी विल बी देयर व्हेनेवर अ कंपनी हैविंग अ कंपनी सेक्रेटरी। एंड यदि कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो सिंपल यू नो वेरी वेल 2 डायरेक्टर साइन करेंगे बेटा, सिंपल। एंड आज से जो शेयर सर्टिफिकेट है व्हिच इज नोन एज व्हाट, प्राइमा फेसी एविडेंस। एंड आई होप पता होगा आपको प्राइमा फेसी और कंक्लूसिव 2 एविडेंस होते हैं बेटा। एंड एज वी नो दैट प्राइमा फेसी किसको बोला जाएगा, इनकंक्लूसिव किसको यहां पे नाम देंगे, सो वो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, जो शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म है बेटा, इट्स SH1, पूरा डिटेल उसमें प्रोविजन होता है, तो किस तरीके का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द डुप्लीकेट। देखो डुप्लीकेट कब जनरली दिया जाता है? जब शेयर सर्टिफिकेट खो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डिफेस्ड हो गया, मल्टीलेटेड हो गया, एनीथिंग कैन बी देयर, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। लेकिन ध्यान रखना, जो पुराने सर्टिफिकेट जो आपका फट गया है एनीथिंग, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सरेंडर करना है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर यदि शेयर सर्टिफिकेट खो गया तो यू जस्ट डू वन थिंग, FIR, एंड उसकी कॉपी आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सबमिट ओवर देयर। नेक्स्ट पार्ट, किस तरीके से और किस मैनर में शेयर सर्टिफिकेट और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा बेटा, फॉर्म क्या होगा उसके रिगार्डिंग, एज वी नो दैट द पर्टिकुलर्स टू बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, ये सब कुछ कहां पे लिखा है बेटा, रूल नंबर 5 में। तो सेक्शन नंबर विच वन, 46 रेड विद रूल नंबर you can say the 5. So 5 talks about the what, the manner of issue of certificate, the manner of issue of duplicate certificate, the form of such certificate over there, and particulars to be entered in the register of member or other matters relating thereto. And ये सब कुछ किस में लिखा है, रूल नंबर 5, एंड यू हैव टू गो थ्रू द रूल नंबर 5, एज यू नो दैट थ्योरेटिकल पार्ट है और उसमें आपको गो थ्रू करना है बेटा। चलिए आगे, पेनल्टी फॉर कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, if a company with intent to defraud the what, इशू अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। इसका मतलब है यदि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट फ्रॉड करने के लिए इशू किया गया, इंटेंशन डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करने का, फ्रॉडलेंट नेचर का था, तो पेनल्टी कंपनी के लिए कितना है और ऑफिसर डिफॉल्ट के लिए कितना होगा बेटा। तो स्टार्ट विद द पेनल्टी फॉर कंपनी फर्स्ट, मिनिमम यू कैन से द 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर शेयर्स, जो भी उस फ्रॉड में इन्वॉल्व है, जो भी उस डुप्लीकेट सर्टिफिकेट में आपने मेंशन कर रखा है, मतलब जिसके लिए वो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया गया, which may extend to 10 times, or you can say the word 10 crore, whichever is higher over there. So 5 times of the face value of the particular shares for which the duplicate certificate has been issued in order to do the what, fraudulent nature of activity over there, or 10 times will be there, whichever is you can say the what we have to do 5 और 10 करोड़, इसको 5 और 10 टाइम्स, इसको कंपेयर किससे करना है, 10 करोड़, एंड जो ज्यादा होगा बेटा आपको पे करने की रिक्वायरमेंट है। ऑफिसर डिफॉल्ट, इसके रिगार्डिंग मैंने बताया था, क्लास में डिटेल प्रोविजन पढ़ा था, एंड अगेन एट दी एंड इसकी बात करेंगे, कहीं ना कहीं ये टर्म नंबर ऑफ टाइम ये रिपीट होगा, तो इसलिए बार बार ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक साथ ये कॉमन पार्ट पढ़ेंगे सेक्शन 447। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट सेक्शन नंबर 47। तो 43 हो गया, 44 हो गया, 45 हो गया, 46 हो गया, नाउ 47 ओवर देयर। चलिए नेक्स्ट पार्ट, बेटा एक चीज ध्यान रखना, रिवीजन पार्ट है तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा स्पीड रहेगा, सो दैट कि हम लोगों को सारे टॉपिक कहने के कवर करना है, क्योंकि ये एक्चुअली प्रॉपर वे में हम लोग क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द रिवीजन। रिवीजन इसी मैनर में ही किया जाता है बेटा, एंड आई होप, उम्मीद करता हूं जब आपने क्लास में पढ़ा भी होगा तो क्लास में जब चैप्टर खत्म हो जाता तो उसके बाद इसी तरीके से हम लोग रिवाइज करते थे, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी ये रिवीजन आपके लिए फायदेमंद है। तो आप लोगों को क्या काम करना है, पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ो, पहले पूरा टॉपिक पढ़ो, एंड उसके बाद फिर आपको ये वीडियो देखना है, फिर ये लेक्चर देखना है, तो ये फिर आपके लिए क्या होगा, फ्रूटफुल होगा, वर्थफुल होगा बेटा। अदरवाइज यदि डायरेक्टली इसको देखने की बात करते हैं तो ये आपको नहीं समझ में आएगा, और यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए आपको पहले एफर्ट किस पे लगाना पड़ेगा, इस वीडियो के साथ आपके नॉर्मल जो पार्ट है बेटा उसको आपको साथ कहीं ना कहीं डिटेल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बेसिस पे आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। बट एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए
ये आपको पढ़ना है, बट इसको पढ़ने के लिए पहले आपको डिटेल टर्म्स भी पता होना चाहिए। चलिए, हाँ, किसी ने क्लास में नहीं पढ़ा है, मान लो किसी ने फॉर एग्जांपल सेल्फ स्टडी की, एनीथिंग कैन बी देयर, तो इसके बेसिस पे वो ट्राई कर सकते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे कंसाइज मैनर में जो भी रेलेवेंट पार्ट है उसको मैंने यहाँ पे रखा है, सो दैट कि आप लोग इजी वे में क्या कर सकते हो, समझ सकते हैं। तो वो आप कहीं ना कहीं एफर्ट लगा सकते हैं, बट मेरे उम्मीद ये, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट ये करता हूं कि आपने वो पढ़ा है, तो सो दैट कि आपके लिए डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा बेटा। 47 पे आते हैं। 47 टॉक्स अबाउट द वोटिंग राइट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। वोटिंग राइट, एज वी नो दैट, जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं बेटा, दे हैव ऑलवेज राइट टू वोट इन ईच एंड एवरी रेजोल्यूशन। इन केस ऑफ द पोल, एज वी नो दैट वोटिंग राइट इट्स ऑलवेज ऑन द बेस ऑफ द शेयर्स, जितने शेयर आपने होल्ड कर रखे हैं, बट द शेयर मस्ट बी पेड अप, उसके बेसिस पर आपको वोटिंग राइट दिया जाएगा। हाँ, जब भी हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं बेटा, जनरली इनके पास वोटिंग राइट नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहां पे क्या मिल सकते हैं इनको, दे विल गेट द वोटिंग राइट्स। नंबर 1, जहां पे भी इनका इंटरेस्ट अफेक्ट होता है तो उस रेजोल्यूशन में वोटिंग राइट होगा। रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग है तो अगेन वोटिंग राइट। रीपेमेंट के रिगार्डिंग रेजोल्यूशन, अगेन दे हैव अ वोटिंग राइट। एंड अगेन डिविडेंड यदि 2 साल तक पे नहीं किया गया बेटा, तो उसके बाद हर एक रेजोल्यूशन में इनको वोटिंग राइट मिल जाता है। बट ध्यान रखना, कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक डिविडेंड डिफॉल्ट किया गया, 2 ईयर्स, 2 साल तक डिविडेंड पे नहीं किया गया, and thereafter they will get the voting rights, and the criteria of the poll will remain same, जो हमने बात किसकी की, equity shareholder, मतलब again proportionate over there, and it's all about the vote, normal shares जो आपने paid up shares की बात करते हैं उसके बेसिस पे आपको दिया जाएगा, क्योंकि as we know that जनरली एक वोट होता है बेटा, 1 member is equal to 1 vote, and एक होता है 1 share is equal to 1 vote। तो इसका मतलब है जब 1 share is equal to 1 vote की बात करते हैं, जब पोल की बात करेंगे तो वहां पे इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या मिलेगा, you'll get the voting right। 48 पे आते हैं बेटा। सो 48 वाला पार्ट, एक पॉइंट याद रखना, जिसने जहां जहां पे भी पढ़ा है, जहां पे भी आप लोगों को लगता है मे भी हो सकता है किसी प्रोविजन में सीए या सीएस कहीं पे भी ये यदि नहीं है, और यदि है भी तो आपको ये प्रॉपरली ध्यान रखना है। 48 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अगेन आपके नोट्स में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और यदि नहीं मिलता है तो यहां पे मैंने पूरा फ्लो चार्ट बना रखा है, आप उसको अच्छे से गो थ्रू करना बेटा। और साथ में पॉसिबिलिटीज हो, कोई भी बुक हो, बेरैक्ट हो, कहीं से भी आप ये 48 पढ़ सकते हैं, क्योंकि इट्स अ रेलेवेंट पार्ट। देखो 48 की कहानी है क्या बेटा, जो शेयर होल्डर के राइट्स है बेटा, उसके राइट में हम क्या करने वाले हैं, बदलाव करने वाले हैं, चेंज। तो जब कंपनी में शेयर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिवाइडेड है बेटा, और किसी भी क्लास के साथ जितने भी राइट्स अटैच्ड हैं, उस राइट को यदि कंपनी चेंज करना चाहती है तो वो चेंज नहीं कर सकती है। तो चेंज करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 48 में वही वेरिएशन के लिए क्या बोला गया, टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखा गया है, उसकी बात कर लेते हैं। तो आई होप समझ में आ रहा है पॉइंट। तो सबसे पहले एप्लीकेबल कब होगा, व्हेन कंपनी हैविंग अ डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ द शेयर्स एंड द कंपनी वांट टू वोट, द कंपनी वांट्स टू वोट चेंज द राइट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स। तो व्हाट द कंपनी कैन डू, तो कंपनी के लिए कंडीशन नंबर 1, कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गेट द परमिशन ऑफ सच पर्टिकुलर शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। कंसेंट लेने की रिक्वायरमेंट है बेटा, जिस क्लास को आप चेंज कर रहे हैं, कितने परसेंट, द शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 3/4। तो कम से कम कितने पार्ट की बात कर रहे हैं, 3/4 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ दैट क्लास। तो इसका मतलब है इशूड इनडायरेक्टली पेड अप की बात कर रहे हैं, तो 3/4 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल विल बी देयर, एंड उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करना है, क्योंकि जितने भी शेयर इशूड की बात करते हैं डेफिनेटली सब्सक्राइब होगा, उस तरह ही आप क्या करने वाले बेटा, डिमांड करने वाले हैं, पेमेंट की बात करते हैं, तो 3/4 विल बी देयर। नेक्स्ट, और या फिर यू कैन से द व्हाट, बाय मींस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास इन सेपरेट मीटिंग ओवर दैट, ओवर देयर। अच्छा, एक बात कंफर्म है, यहाँ पे जो मीटिंग होगा बेटा उसको हम लोग जनरल मीटिंग नाम दे देंगे। उसको नाम क्या दे सकते हैं हम लोग, क्या नाम देंगे, क्लास मीटिंग। एंड आई होप आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जनरल मीटिंग की बात करते हैं, डायरेक्टर्स की मीटिंग की बात करते हैं, और नंबर ऑफ क्लास मीटिंग की बात करते हैं, और भी मीटिंग्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मीटिंग होगा, सो दिस विल बी द क्लास मीटिंग। तो क्या करना है, 3/4 क्राइटेरिया विल बी देयर, और व्हाट वी हैव टू डू, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की बात करेंगे बेटा। बट दोनों में ध्यान रखना, और तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आगे कंडीशन, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर वेरिएशन शुड बी देयर आइदर इन मेमोरेंडम और आर्टिकल, मतलब कंपनी के पास मेमोरेंडम और आर्टिकल में प्रोविजन होना चाहिए वेरिएशन के रिगार्डिंग। और यदि मेमोरेंडम और आर्टिकल साइलेंट है बेटा, तो जो भी आपने शेयर इशू किया था, तो उसके लिए जो भी आपने डॉक्यूमेंट इशू किया था, उस डॉक्यूमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन थे, तो उस डॉक्यूमेंट में किसी भी नेचर का कोई प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए, किसके रिगार्डिंग बेटा, वेरिएशन के रिगार्डिंग। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द शेयर हैज बीन इशूड बाय द कंपनी, तो उस डॉक्यूमेंट में जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है बेटा, उस टर्म्स एंड कंडीशन में
एक कंडीशन ये नहीं होना चाहिए कि कंपनी अपनी पर्टिकुलर क्लास के शेयर्स के राइट को चेंज नहीं कर सकती है। एंड यदि प्रोहिबिशन है तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते, मतलब फिर आप इस पर्टिकुलर 48 सेक्शन का एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। तो ये तभी होगा जब उसमें प्रोहिबिशन नहीं है, और या फिर मेमोरेंडम आर्टिकल में इस तरीके से प्रोविजन होना चाहिए, मतलब वेरिएशन का राइट कंपनी के पास होना चाहिए। बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। If a variation of one class also affect the right of other class, तो डेफिनेटली सिर्फ उस क्लास का एडवांटेज नहीं लेना बेटा, उस क्लास के अप्रूवल नहीं लेने, प्लस आपको उस पर्टिकुलर अदर क्लास की भी लेनी पड़ेगी जिसकी राइट में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब है वेरिएशन इन वन क्लास इफ अफेक्ट द राइट ऑफ अदर क्लास, सो द कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गेट द परमिशन ऑफ दैट क्लास आल्सो ओवर देयर। बट परमिशन कितना लेना है, द क्राइटेरिया विल रिमेन सेम। फिर तो आपको दो दो क्लास मीटिंग करवाना पड़ेगा बेटा, एक जिसका वेरिएशन करवाना चाह रहे हैं और एक इनडायरेक्टली जिसका वेरिएशन हो रहा है, तो आपको वहां पे कंसर्ट लेने की रिक्वायरमेंट है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट, मान लो कंसेंट 3/4 का आ गया, बट कुछ लोग अभी डिसएग्री हैं, वो नहीं चाहते कि उनका कहीं भी किसी भी मैटर में उनका राइट अफेक्ट होना चाहिए, कि किसी मैटर में उनका वेरिएशन होना चाहिए। सो व्हाट दे कैन डू, दे हैव अ राइट टू अपील बिफोर द एनसीएलटी, और आज से उसको नाम क्या देंगे, ये मैंने पहले भी टर्म बताया था, इसको नाम क्या देने वाला है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर नाम देने वाला है। सो व्हाट वाज द टर्म, डिसेंटिंग शेयर होल्डर। बट ये कितने की बात करें बेटा, कम से कम कितने होना चाहिए, नॉट लेस देन 10% ऑफ द इशू। तो इनके पास जो होल्डिंग है बेटा 10% शुड बी देयर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे, सर अकेला 1% भी करना चाहे तो वो भी कर सकता है फिर, यस, लेकिन उस पर्सन के पास कितना होल्डिंग होना चाहिए बेटा, 10% शुड बी देयर। तो इवन 1% इफ होल्डिंग 10%, देन अगेन वो क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट, अपील वेयर वी कैन अपील, एनसीएलटी। व्हाट अबाउट द टाइम पीरियड, अपील शैल बी मेड बिफोर द एनसीएलटी विद इन 21 days आफ्टर व्हाट, पासिंग सच रेजोल्यूशन और कंसर्न ओवर देयर। नेक्स्ट, जब तक वो पिटिशन पेंडिंग है बेटा, जब वो एप्लीकेशन पेंडिंग है, तब तक वो पर्टिकुलर जो चेंजेस हैं वो अफेक्ट नहीं होने वाले हैं। वो किसी मैनर में आपका, किसी भी मैनर में आपका क्या नहीं होने वाला है, कैरी ऑन नहीं किया जाएगा, मतलब उस पर क्या लग जाएगा, स्टे ऑर्डर, जब तक कि एनसीएलटी उसको कंफर्म या फाइनल नहीं कर देता है। टिल दैट पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू वेट, और उसमें किसी भी नेचर का कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। नेक्स्ट, द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी बाइंडिंग ऑन द शेयर होल्डर। इसका मतलब है एक बार एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दिया बेटा, तो वो फिर वो सबके ऊपर क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल। इवन दो डिसेंटिंग शेयर होल्डर की बात करें तो उसके ऊपर भी वो प्रोविजन एप्लीकेबल एज इट इज हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना बेटा। नेक्स्ट पार्ट, द कंपनी शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी फाइल ए कॉपी टू द होम टू द आरओसी। तो अब यहां पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द होम टू द आरओसी। तो जो एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया बेटा, उसकी एक कॉपी किसको फॉरवर्ड करना है, आरओसी को कितना टाइम मिलता है, 30 days का। तो 21 days अपील करने का राइट था किसके पास, डिसेंटिंग, एंड 30 days का प्रोविजन किसके लिए, कंपनी के लिए, ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी उसकी कॉपी फाइल करने के लिए बेटा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे। सो व्हाट वाज द टर्म, पेनल्टी। So sorry for interruption. Next, so penalty for company and officer in default. So what about the penalty for company? You can see. So if there is a default in complying with the provision of section number which one? It's all about the 48. तो यदि 48 का डिफॉल्ट करते हैं बेटा, कंपनी के लिए कितने पेनल्टी है? सो यू कैन सी नॉट लेस देन 25,000 rupees which may extend to 5 lakh. And what about the officer in default? 6 month imprisonment maximum which may लिखा है आपका which may extend to, and fine, और फाइन कितना है बेटा, मिनिमम 25,000 ओवर देयर विच में एक्सटेंड टू 5 लाख, एंड लास्ट में क्या लिखा है, विद बोथ। तो आई होप पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कंपनी के लिए कितना पेनल्टी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मेजोरिटी ऑफ द केस में यहाँ पे जो आप पेनल्टी पढ़ रहे हैं, ये कंपनीज एक्ट में नंबर ऑफ सेक्शंस में यही सेम एज इट इज पेनल्टी क्या है, रिपीटेड है। तो आपको ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये पर्टिकुलर पेनल्टीज एज इट इज कहीं ना कहीं रिटेन करना याद रखना बेटा। नेक्स्ट आई एम टॉक अबाउट दिस सेक्शन नंबर 49. 49 talks about the what? Call on shares of same class to be made on uniform basis. It's nothing. It's one particular line कि जो भी आप कॉल कर रहे हैं, जिस क्लास में आपको कॉल करेंगे बेटा, कॉल मनी की बात कर रहे हैं, तो उसमें यूनिफॉर्म होना चाहिए। किसी भी नेचर का उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट कॉल नहीं कर सकते हैं। तो यदि 5 रुपए कॉल किया जा रहा है तो उस क्लास से 5 रुपए ही कॉल किया जाएगा, सबसे अलग अलग से डिफरेंट डिफरेंट आप कॉल नहीं डिमांड कर सकते कि आपसे 5 हो गया, आपसे 10 हो गया, आंसर इज नो। तो ये हो गया 49। चलिए नेक्स्ट पार्ट में, सो जस्ट थिंक अबाउट इट, यू कैन सी यहां पे क्या लिखा है आपका, शेयर ऑफ सेम नॉमिनल वैल्यू ऑन विच डिफरेंट अमाउंट हैव बीन पेड
shall not be deemed to fall under the what same class। तो इसका मतलब क्या है बेटा, फेस वैल्यू सेम है बट डिफरेंट पेड अप अमाउंट है बेटा, वो आपका सेम क्लास का नहीं माना जाएगा, तो वो डिफरेंट क्लास की बात करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इट्स वन पर्टिकुलर लाइन जिसमें फेस वैल्यू सेम होने की बात नहीं कर रहे, टोटल अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट है, तो दैट्स व्हाई सेम क्लास का नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 49 हो गया बेटा। नाउ वी हैव अ सेक्शन नंबर विच वन 50, कंपनी टू एक्सेप्ट अनपेड शेयर कैपिटल ऑल्दो नॉट कॉल्ड। देखो इसमें जनरली आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा, कॉल्स इन एडवांस और कंपनी अकाउंट में पड़ा होगा कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर। तो यदि किसी भी पर्सन ने एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी में पे किया बेटा, तो डेफिनेटली कंपनी के पास यदि आर्टिकल में प्रोविजन है तो वो क्या कर सकते हैं, वो होल और पार्ट ऑफ द अमाउंट क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं बेटा। सिंपल, आई होप समझ में आ रहा है। होल और पार्ट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट यदि कोई भी पे करना चाह रहा है, इवन दो कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया, तभी वो आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया बेटा, उसके लिए आपको किसी भी नेचर का कोई एज सच वोटिंग राइट, कोई एडिशनल राइट आपको नहीं मिलने वाला है जब तक कंपनी खुद वो कॉल ना करे बेटा। तो ये बेसिकली यदि टर्म की मैं बात करूं तो इसका कंक्लूजन यहाँ पे लिखूं ये बेटा, तो ये किसकी बात करता है, इट्स ऑल अबाउट द कॉल्स इन एडवांस, ये इसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट 51 डिविडेंड, इट्स ऑलवेज पेमेंट। डिविडेंड किस बेसिस पे दिया जाएगा, इट्स ऑलवेज ऑन द बेस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। तो जितना अमाउंट आपने पे किया उसके प्रपोर्शन में आपको क्या मिलेगा, विल गेट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड ओवर देयर। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। तो अभी तक प्रोविजन बेसिक था, अब उसके आगे हम लोग फर्दर पॉइंट की बात करते हैं बेटा। तो हम गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेक्शन नंबर 52 एंड प्लीज मार्क इंपॉर्टेंट, जहां पे जो सेक्शन इंपॉर्टेंट होगा आई लेट यू नो। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोविजन है किसके रिगार्डिंग, इट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। पहली बात, प्रीमियम की बात करें तो कब माने जाते हैं, कि जब आप फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पे शेयर इशू करते हैं बेटा, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट अमाउंट विल बिकम व्हाट, प्रीमियम, और माना क्या जाएगा, शेयर इशूड एट प्रीमियम। एंड अब हमें क्या करना है, नाउ द कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट। एक सेपरेट अकाउंट ओपन होगा विच इज इन द नेम ऑफ व्हाट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। एंड सारा पैसा जो आपका प्रीमियम वाला पार्ट है बेटा, उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू डिपॉजिट ओवर देयर। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी देयर एंड प्रीमियम वाला पैसा वहां पे क्या किया जाएगा, डिपॉजिट कर दिया जाएगा। उसको किसी मैनर में कंपनी शेयर कैपिटल वाले पार्ट के साथ नहीं रखेगी, उसके लिए सेपरेटली आपको प्रीमियम अकाउंट कैरी ऑन करना है। और बैलेंस शीट में भी इवन रिजर्व एंड सरप्लस में आपको देखा होगा प्रीमियम के नाम से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के नाम से वो शो करते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन, वी हैव अ फर्स्ट पार्ट सेक्शन 53 सबसेक्शन 2 एंड वी हैव रूल नंबर 3। तो सेक्शन नंबर 52 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली यदि मैं बात करूं, कहां कहां पे प्रीमियम और एसपीआर और एसपी यूज हो सकता है बेटा। नंबर 1, फुली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए, एक्सपेंस और कमीशन एक्सेप्टर जो भी आपका शेयर आपने जब इशू किया तो उसके लिए राइट ऑफ कर सकते हैं। अगेन रिडेम्पशन के टाइम में जो प्रीमियम करना है उसके लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं बेटा। एंड बाय बैक, बट दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ सेक्शन नंबर 68, नॉट बिकॉज ऑफ 52। नेक्स्ट रूल 3 कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के लिए बनाया गया एंड वो कंपनी क्या है बेटा, ऑल अनलिस्टेड कंपनी, all private company and listed companies so far as not contradict or conflict with the what SEBI regulation। so उनके लिए प्रोविजन क्या रखा गया, कहां कहां पे यूज करेंगे बेटा, फुली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए, एक्सपेंस और कमीशन और डिस्काउंट के लिए बेटा, और बाय बैक ओवर देयर। तो ऑलमोस्ट ये सारा पॉइंट यही है। एक्सक्लूजन वाला पार्ट यदि मैं बात करूं बेटा, वो कौन सा है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वाला है, यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया। एंड नेक्स्ट पार्ट किसके रिगार्डिंग रखा गया, it's all about the term, you can say the what, it's a redemption aspect and the rest of the three element will remain same। वैसे ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन 53, इट्स अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो 52 क्लियर हो गया बेटा एंड 53 पे आते हैं, प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पे कब, जब आप फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू करोगे, विच इज नॉट पॉसिबल, एक्सेप्शन विल बी देयर, पढ़ेंगे आगे 54 में। तो कोई भी कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, तो पहला हो गया प्रोहिबिशन। नेक्स्ट पार्ट, यदि आप इशू करना चाहते हैं तो एक प्रोविजन 54 में पढ़ेंगे एंड 54 में आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग, जहां पे आप शेयर क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, कंपनी यदि चाहे तो बेटा अपने क्रेडिटर्स को शेयर दे सकती है, बट किसके रिगार्डिंग, जो भी डेट है जो कन्वर्टेबल नेचर्स के लिए। एंड वो जो डेट इशू किया गया था इस एज पर द व्हाट, सर्टेन स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन एंड यू कैन से द प्लान और स्कीम एज फ्रेंड बाय द होम बाय द आरबीआई। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं बेटा। ये एज इट इज 2A में लिखा होगा, सबसेक्शन 2A, आप वो देख सकते हैं जहां पे प्रोविजन कहीं ना कहीं एड ऑन किया गया बेटा। एंड आप स्पेसिफिकली इस यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, नॉर्मली उसके अलावा कहीं पे डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता। तो कंक्लूजन क्या निकला, 54 में आपका डिस्काउंट पे अलाउ कर दिया गया, और जो भी आपके कन्वर्टेबल डेट्स हैं बेटा, जो भी किसी स्कीम में फॉल कर रहे हैं, जो आपका आरबीआई ने
अप्रूव कर रखा है बेटा, तो उस कन्वर्टेबल डेट्स को आप क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट पे शेयर दे सकते हैं बेटा। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, यदि आपने डिस्काउंट पे शेयर इशू कर दिया जो आपको अलाउ नहीं किया गया था 53 में, तो आज से वो सारे अलॉटमेंट वॉइड माने जाएंगे बेटा, एंड प्लस पेनल्टी ओवर देयर एंड दिस अमेंडेड प्रोविजन, ये हमने अमेंडमेंट में भी पढ़ा था। पेनल्टी देखो कितना रखा गया, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट लाबल फॉर पेनल्टी एंड विच इज अप टू द अमाउंट विच इज इक्विवेलेंट टू द वर्ड, जितना आपने पैसा रेस किया वो अमाउंट आपको पे करने की रिक्वायरमेंट है थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स, और यू कैन से द 5 लाख विच एवर इज लेस। तो जितना आपने अमाउंट रेस किया वो, और उसको कंपेयर किससे करना है, 5 लाख, जो भी आपका कम होगा बेटा उतने अमाउंट पे करने की रिक्वायरमेंट है। प्लस companies under obligation to refund the entire money along with the interest, and what about the rate of interest, 12% per annum। तो वो सारा पैसा आपको वापस भी करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो अलॉटमेंट क्या हो चुका है, वर्ड, एंड उसके बेसिस पे कोई राइट नहीं मिलेगा बेटा। नेक्स्ट 54, अभी हमने डिस्कस किया। 54 के साथ एक रूल भी है बेटा, इट्स रूल नंबर 8, इशू ऑफ शेयर्स एंड विच कैटेगरी ऑफ द शेयर्स, इट्स अ स्वेट इक्विटी शेयर। डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 88 में लिखा बेटा, एंड डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, सिंपल वो शेयर की बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर, जो हम लोग किसको इश्यू करने वाला है, नंबर 1 अंडरलाइन करो, ध्यान रखना, डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉइज, either at a discount or for a consideration other than cash over there, and other than cash for know-how and because the copyright patent which means intellectual property over there, उसके लिए आपने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को आपने इक्विटी शेयर दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स लगाए, उस एफर्ट्स के लिए उनको क्या मिला, एक रिवॉर्ड मिला, एंड वो रिवॉर्ड किस फॉर्म में मिला बेटा, इट्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो आप उसको डिस्काउंट पे और अदर देन कैश की बात कर रहे हैं। अब एम्प्लॉय की डेफिनेशन यहां पे देखो क्या है, एम्प्लॉय में क्या क्या इंक्लूड होगा, ए बी सी, रूल नंबर 8 सब रूल 1 एंड क्लॉज नंबर आई में लिखा है। नंबर 1, परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी whether working in India or outside India, director of a company whether whole time or not, next employee or director, जो ऊपर ए और बी की बात करते हैं बेटा, सो इट्स अ सब्सिडरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और ऑफ होल्डिंग। तो इसका मतलब है लेट्स से ए लिमिटेड, तो इसके जो डायरेक्टर और एम्प्लॉय हैं बेटा वो आ जाएंगे, बट एम्प्लॉय क्या होना चाहिए, परमानेंट नेचर का, एंड इस कंपनी के जो सब्सिडरी है बेटा उसके जो डायरेक्टर एम्प्लॉय है वो भी आ जाएंगे, और इस कंपनी की जो होल्डिंग है बेटा उसके भी डायरेक्टर एम्प्लॉय को ले लेना है, तो उनको भी आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट, कंडीशंस की बात करते हो, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडीशन व्हिच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। तो कंडीशन सेक्शन नंबर 54 में क्या है और रूल नंबर 8 में क्या है, तो दोनों को मर्ज करके यहाँ पे हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं बेटा। 54 में सबसे पहला पार्ट क्या है, एसआर पास करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पार्ट, रेजोल्यूशन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन दिया है उसके रिगार्डिंग, किस क्लास के डायरेक्टर एम्प्लॉयज को आप शेयर इशू कर रहे हैं वो। पॉइंट नंबर सी ओमिट हो चुका है, वो पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं बेटा। एंड यदि लिस्टेड कंपनी है देन अगेन सेबी रेगुलेशन आपको फॉलो करना है इंस्टेड ऑफ बिकॉज़ द रूल नंबर 8, क्योंकि रूल नंबर 8 फॉर अनलिस्टेड कंपनी। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एसआर पास करना है, देन रेजोल्यूशन में यू हैव टू गिव अ डिटेल रिगार्डिंग द व्हाट द शेयर व्हिच इज गोइंग टू बी इशूड। तो क्या कह देना बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स, कैपिटल, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन दी कुछ रिसीव हो वो, एंड किस कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय को इशू करने वाले बेटा। नेक्स्ट, एसआर अभी हमने पढ़ा, एसआर कितने टाइम के लिए वैलिड होगा वो यहां पे पढ़ना है। तो एसआर जो वैलिड रहेगा बेटा, नॉट मोर देन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग, तो इसका मतलब है 12 महीने के अंदर अंदर आपको अलॉटमेंट करना पड़ेगा। मैक्सिमम जो आपको स्वेट इक्विटी शेयर आपको इशू करने की बात बोलेगी बेटा 15% और 5 करोड़, तो इससे ज्यादा आप स्वेट इक्विटी शेयर जितनी बार इशू करना चाहते हैं इससे ज्यादा नहीं करोगे। हाँ, लेकिन यदि वो ओवरऑल की मैं बात करूं तो ओवरऑल कितना परसेंट है, 25% बेटा। तो इसका मतलब है जैसे हमने प्राइवेट प्लेसमेंट में पढ़ा था, याद होगा 50 और 200, तो वैसे यहाँ पे क्या है कि जितनी बार आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने वाले हैं तो कितना परसेंट होगा, 15% ऑफ एक्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। लेकिन ओवरऑल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो कंपनी में टोटल स्वेट इक्विटी शेयर हो सकते हैं बेटा वो सिर्फ कितना होगा, 25%, उससे वो ज्यादा नहीं होंगे। एंड अगेन लॉक इन पीरियड एज यू कैन सी 3 years विल बी देयर फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट। तो इस पीरियड ऑफ टाइम में शेयर जनरली आप किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते बेटा, इट्स ऑल अबाउट द टर्म ऑफ लॉक इन। नेक्स्ट, स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए सेपरेट रजिस्टर मेंटेन होगा विच इज इन द फॉर्म एसएच नंबर 3 एंड अदर कंडीशन एज रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड, वो भी आपको फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं 54 एंड 55, तो 52 हो गया, 53 पढ़ लिया, देन 54 भी हो गया, 55 पे आते हैं बेटा। 55 रेड विद रूल नंबर 9 एंड 10, क्योंकि ऊपर रूल 8 आ चुका है तो रूल 9 और 10 की बात करते हैं। एंड इन दिस केस आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हाट, इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। तो स्टार्ट विद द टर्म, सबसे पहले मेच्योरिटी पीरियड की बात करते हैं। देखो सेक्शन नंबर 55 में क्लियर बोला गया मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड कितना होगा बेटा, 20 years, बट इंफ्रा कंपनी के लिए
कितना होगा उसमें लिखा हुआ 55 में कि आप इंफ्रा कंपनी के लिए 20 से ज्यादा रख सकते हैं, बट कितना ज्यादा होगा वो कहां पे लिखा है, रूल नंबर 10 में। एंड रूल 10 क्या कहते हैं, इंस्टेड ऑफ 20 वी हैव अ 30 इयर्स इन केस ऑफ द इंफ्रा कंपनी, व्हिच मींस द कंपनी व्हिच इज इन्वॉल्व इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो जो इंफ्रा प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है बेटा, जो उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या रखा गया कि 10% कम से कम आपको हर साल रिडीम करना पड़ेगा, बट वो कहां से करना है, 21st ईयर से। तो इसका मतलब है 20 साल तक कुछ रिडीम नहीं करना है, बट 21st ईयर ऑनवर्ड्स द कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू रिडीम एटलीस्ट 10% ओवर देयर। तो आप एक बार बताओ 20 साल के बाद बचा कितना, 10। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स यदि 10 है, 10% करके रिडीम करेंगे तो लास्ट ईयर में तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा बेटा, नील। तो एक बर्डन जो थोड़ा सा क्या कर दिया, उसको मिनिमाइज कर दिया, 10% करने की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 10 में किसके रिगार्डिंग, इंफ्रा प्रोजेक्ट में जो कंपनी बेटा उसके लिए टाइम बढ़ा गया, 20 ईयर्स से कितना किया है, 30 ईयर्स का प्रोविजन रखा गया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट एंड इट्स ऑल अबाउट द व्हाट, redemption. So first of all I'm talking about the condition for redemption and then we have alternative, यदि redemption नहीं कर पाए तो क्या alternative available है। तो start with the first part, share must be fully paid up before redemption, पहला condition। next, redemption can be either out of profit और proceeds of fresh issue, ये दो ऑप्शन है redemption के लिए, source of fund ये दो रखा गया बेटा। next, यदि प्रीमियम पे आप रिडीम करते हैं तो प्रीमियम कहां से पे किया जाएगा, भी हमने डिस्कस किया था 52 में, एसपीआर से, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। नेक्स्ट, यदि आप प्रॉफिट से रिडीम करने की बात करते हैं देन कंपनीज अंडर ऑब्लिगेशन टू क्रिएट अ सीआरआर एंड ट्रांसफर आउट ऑफ प्रॉफिट नॉमिनल वैल्यू ओवर देयर, कम से कम जितना नॉमिनल वैल्यू बेटा उसकी इक्विवेलेंट आपको सीआरआर में ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट है। एंड सीआरआर स्टैंड फॉर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अब नेक्स्ट, यदि कंपनी को रिडीम करना था प्रेफरेंस शेयर, बट वो कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर पाए, तो सिंपल सा प्रोविजन याद रखना बेटा। तो आज से जो रिडेम्पशन का एलिमेंट है उसके रिगार्डिंग यदि मैं बात करूं तो कंपनी के पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। एंड वो ऑल्टरनेटिव क्या अवेलेबल है कि कंपनी नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। तो स्पेसिफिकली पुराने शेयर को वापस लेके उसके जगह पे न्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू कर सकते हैं, जो आपको रिडीम करना था बट आप रिडीम नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या है कि इट्स ऑल अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रीवियस शेयर्स बाय वे ऑफ द न्यू शेयर। बट पुराना शेयर भी रिडीमेबल था और नया शेयर भी क्या होना चाहिए बेटा, रिडीमेबल। हाँ, लेकिन रिडीम करने से पहले कंसेंट ऑब्टेन करने की रिक्वायरमेंट है। कंसेंट नंबर 1, 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब है कि उन सभी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। बट सब क्या मतलब क्या है यहाँ पे कि जिनके पास होल्डिंग कितना है, एग्रीगेट 3/4 है बेटा। तो जिन लोगों ने परमिशन दिया उन सबका कंसेंट ऑब्टेन करने के साथ ये देखने क्या उनके पास 3/4 होल्डिंग है या फिर नहीं। एंड 3/4 का मतलब है 75% होल्डिंग। यहाँ पे नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो वैल्यू का मतलब उनकी होल्डिंग की बात करेंगे। प्लस साथ में एंड है यहाँ पे एनसीएलटी से भी अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट है बेटा। ठीक है, हो सकता है जो लोग डिसेंटिंग शेयर होल्डर है बेटा, तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन अप्रोच टू द होम, टू द एनसीएलटी। तो उससे पहले ही क्या बोला गया है कि दैट कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गेट द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। एंड एक बात कंफर्म है कि जो लोग कंसेंट, जिन लोगों ने नहीं दिया बेटा, तो डेफिनेटली एनसीएलटी विल गिव अ डायरेक्शन फॉर पेमेंट इमीडिएटली। तो उन सबका पैसा उनको क्या किया जाएगा, वापस किया जाएगा। तो जो लोग एग्री हो चुके हैं उनको रिडीम करें, उनका क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। एंड जो डिसएग्री है बेटा, सो व्हाट वी हैव टू डू, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अरेंज द मनी एंड उसको तो पे करना पड़ेगा फोर्थ विद। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट, कंपनी शैल कंप्लाई विद सच अदर टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड इन 55, 9 और 10। तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है जो आपके बुक में होगा उसको आपको कैरी ऑन करना है। रेलेवेंट पार्ट जो था बेटा यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। तो 55 में ये टर्म थे जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड जो आपको ध्यान में रखना है। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट जो 2-4 कंडीशन बचे हुए हैं, प्रोविजंस होंगे, सो यू जस्ट गो थ्रू रजिस्टर एक्सेट्रा ओवर देयर, तो आपको कैरी ऑन करना है बेटा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्शन नंबर 56 एंड यहाँ पे जो टॉपिक है, एक बात याद रखना, आपके बुक में शेयर कैपिटल वाला पार्ट अलग होगा, फिर ट्रांसपेरेंट ट्रांसमिशन का अलग से रखा गया। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ट्रांसमिशन वो भी इसी चैप्टर का पार्ट है वेयर एक्ट में। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर 56 एंड रेड विद रूल नंबर 11। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन दोनों ही एलिमेंट यहाँ पे कवर है बेटा। तो एक केस में दोनों ही पर्सन एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बट एक में किसी पर्सन की डेथ हो गई जो कंपनी के मेंबर था, तो उस केस में जो लीगल हायर है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो उसी का नाम क्या देंगे, ट्रांसमिशन। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, इट्स ए कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सो पहला पॉइंट है इन केस ऑफ द फुली पेड अप शेयर्स एंड सेकंड इट्स ए पार्टली पेड अप शेयर। देखो फुली पेड अप शेयर यदि आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसमिशन है, तो नंबर 1 ट्रांसफर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देयर मस्ट बी ए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, उसके लिए फॉर्म है बेटा एसएस नंबर 4। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प्ड, डेटेड और एग्जीक्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी, तो दोनों को साइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट,
डिटेल ऑफ द ट्रांसफरी मस्ट बी देयर, क्योंकि ट्रांसफरी का डिटेल मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि ट्रांसफरी का ऑलरेडी कंपनी में है। एंड प्लस इस फॉर्म को एंड along with the सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ अलॉटमेंट कंपनी में जमा करवाना है। कितने टाइम में बेटा? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो जैसे ही ट्रांसफर डीड पे साइन हुआ बेटा, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद कंपनी के आपका ट्रांसफर और ट्रांसफर के पास 60 डेज है किस पर्पस के लिए? ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने के लिए। एंड जब आप ये डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे उसके साथ शेयर सर्टिफिकेट भी जमा करवाना है। अच्छा, डेथ के केस में कोई डीट नहीं देना, आपको शेयर सर्टिफिकेट एंड यू कैन से डेथ सर्टिफिकेट आपको देने की रिक्वायरमेंट है। तो ये था फर्स्ट पार्ट, जो बेसिकली ट्रांसफर के केस में आपको क्या करना है, यू हैव टू फुलफिल द टर्म्स एंड कंडीशन। नेक्स्ट, ये एज इट इज कंडीशन किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा बेटा? पार्टली पेड अप। लेकिन उसके साथ कुछ एडिशनल कंडीशन की बात कर रहे हैं जो कंपनी के ऊपर इंपोज होते हैं। तो पहले पार्ट में जो कंडीशन हमने फुली पेड अप शेयर्स के लिए पढ़ा वो एज इट इज अप्लाई होगा, जो यहाँ पे मैंने एरो दिया बेटा उसके लिए। तो इसका मतलब पार्टली पेड अप शेयर्स में भी इंस्ट्रूमेंट होगा बेटा, ड्यूली स्टैम्प डेटेड एक्सेट्रा, एड्रेस विल बी देयर एंड अगेन 60 डेज विल बी देयर क्राइटेरिया फॉर डिपॉजिट। द कंपनी, यहां पे कंपनी के ऊपर कंडीशन है कि कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव ए नोटिस टू द होम थ्रू द ट्रांसफरी। कंपनी को ट्रांसफरी को बताना पड़ेगा कि जो शेयर आप खरीदने वाले हैं वो फुली पेड अप नहीं है, वो पार्टली पेड अप है। तो क्या उसके लिए आप एग्री हो या फिर नहीं? एंड उसके लिए कंपनी कितना टाइम देने वाली बेटा? 2 वीक्स का कंपनीज एक्ट में रखा गया है। तो 2 वीक्स का आपको कम से कम टाइम देना पड़ेगा ट्रांसफरी को। एंड 2 वीक्स में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया एंड 2 वीक्स यदि आपका खत्म हो गया बिना ऑब्जेक्शन किए, तो उसके बाद क्या होगा? रजिस्ट्रेशन विल बी देयर। तो आई होप समझ में आ गया पॉइंट, ये ध्यान रखना। 2 वीक्स विल बी देयर व्हिच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। हाँ, ऑब्जेक्शन आया तो उसके अकॉर्डिंगली कैरी ऑन किया जाएगा, बट ऑब्जेक्शन नहीं आया, ये टाइम एक्सपायर हो गया, तो डेफिनेटली द क्राइटेरिया विल बी देयर कि अब हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर को रजिस्टर कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट, टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट और डिवेंचर सर्टिफिकेट बोथ विल बी देयर। शेयर के केस में कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होगा उसके बाद जो सब्सक्राइबर है बेटा उसको कितने दिन मिलेंगे? 2 मंथ फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। एंड जब भी अलॉटमेंट है तो कितने टाइम है? 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। एंड ट्रांसफर और ट्रांसमिशन है बेटा तो कितना टाइम मिलता है? 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। इन केस ऑफ द डिवेंचर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो यहां पे इनकॉर्पोरेशन की बात नहीं करेंगे, अलॉटमेंट की बात करेंगे, तो 6 मंथ विल बी देयर। एंड द क्राइटेरिया वो सेम रखा गया किसके लिए बेटा? ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन में। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो यहां पे क्या पॉइंट है, आप इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। ये बेसिकली डिजीज शेयर होल्डर के लिए, डिजीज की बात करते हैं। जो नॉमिनी है बेटा, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल हायर, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो शेयर अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा ले या फिर वो शेयर आप किसी और को भी दे सकते हैं। और यदि वो शेयर किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके पास वो सारे राइट्स होने वाले बेटा जो किसके पास था? डिजीज शेयर होल्डर के पास। तो उसी मैनर में ट्रांसफर डीड वो एग्जीक्यूट करेगा एंड डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट है। यदि वो डिजीज शेयर होल्डर यदि होता बेटा तो जिस मैनर में वो ट्रांसफर करता और वो ट्रांसफर वैलिड रहेगा। तो यहां पे वही पॉइंट बोला गया। नेक्स्ट, यदि आपने कॉन्ट्रावेंशन किया बेटा पर्टिकुलर सेक्शन का 56, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन। कितना रखा गया है? मिनिमम 25,000 विच मेक्स इनटू 5 लाख। जो अभी पढ़ा था कॉमन पॉइंट है जो हमने डिस्कस भी किया था। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए कितना है बेटा? सिंपल, not less than you consider 10,000 and 1 lakh will be there. So it's all about the penalty and it's all about the what? Legal representative, उसके पास राइट की बात करते हैं। Now 57 talks about the punishment for personation of the shareholder। देखो यहाँ पे है क्या, एक पर्सन जो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है बट वो फिर भी अपने आप को ओनर रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो इसका मतलब उसने कहने के डिफॉल्ट किया। तो ऐसे सिचुएशन में उस पर्सन के ऊपर क्या होगा? पेनल्टी इंपोज होगा। तो इफ अ पर्सन हु इज नॉट ए ओनर बट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और ट्रीट हिमसेल्फ एज अ ओनर, तो ऐसे सिचुएशन में उसने एक फ्रॉड किया बेटा। और यदि उसने किसी भी नेचर का कोई बेनिफिट किया तो डेफिनेटली कोई बेनिफिट रिसीव हुआ तो वो बेनिफिट उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले पनिशमेंट की बात करते हैं तो इंप्रिजमेंट मिनिमम 1 ईयर विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड और नहीं है फाइन मिनिमम 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 5 लाख। बट वो किसकी बात कर रहे हैं? द पर्सन who represent himself as a owner but who actually owner नहीं है बेटा। Now we have next part 58, refusal of registration and appeal against the refusal। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया बट कंपनी ने उसको ट्रांसफर को रजिस्टर करने से मना कर दिया। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? अपील का। तो वो दोनों ही पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि रिफ्यूज करने के लिए क्या कंडीशन है और अपील करने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा बेटा। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टर्म एंड वी हैव अ फर्स्ट पार्ट, दिस इज फॉर प्राइवेट कंपनी एंड दिस फॉर पब्लिक, दिस इज फॉर पब्लिक कंपनी। तो यू हैव टू करेक्ट इट। तो यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? ये पब्लिक कंपनी बेटा, ये ध्यान रखना। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में कंपनी shall give a notice of refusal within how much time period?
30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट और ट्रांसमिशन। तो यदि कंपनी को ट्रांसफर और ट्रांसमिशन यदि रजिस्टर नहीं करना है तो उसको 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, नोटिस देने की रिक्वायरमेंट है बेटा। नेक्स्ट, तो 30 डेज में आपको नोटिस देना है, ये था कंपनी की ड्यूटी। नाउ वी हैव अ टर्म ऑफ अपील। तो ट्रांसफरी के पास यहां पे अपील करने का राइट है बेटा इन बोथ द केसेस। बट ये दो केस यहां पे मैंने क्यों बनाया कि यदि कंपनी से रिफ्यूजल नोटिस आ गया तो कितने टाइम में अपील करना है, और यदि रिफ्यूजल नोटिस नहीं आया तो कितने टाइम में अपील करना है। तो हु कैन मेक एन अपील, ट्रांसफरी इन बोथ द केसेस। तो ट्रांसफरी हैविंग राइट टू मेक एन अपील बिफोर द एनसीएलटी विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ रिफ्यूजल। तो 30 दिन के अंदर अंदर आपके पास राइट है बेटा एनसीएलटी के पास अपील करने का। और यदि नोटिस नहीं आया तो 60 डेज। बट फ्रैंकली स्पीकिंग 60 डेज काउंट कहां से हो रहा है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। तो लॉजिकली एक बात हो तो यहाँ पे 30 डेज कहां से काउंट हो रहा था, रिसिप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो 60 डेज को यदि मैं डिवाइड करूं बेटा तो अल्टीमेटली वो 30 डेज और 30 डेज आ रहा है। तो पहले वाले पार्ट में तो वैसे आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम एज इट इज किसको दिया गया, कंपनी को। तो आपके पास लॉजिकली टाइम बचता कितना है, 30। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जिस दिन आपको नोटिस मिला उसके बाद ही 30 डेज काउंट होगा, बट यहाँ पे आपको यू हैव टू वेट फॉर 30 डेज। एंटिल दैट पीरियड आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसका मतलब 30 दिन के बाद ही आप करेंगे। तो 60 डेज कहने के लिए, बट एक्चुअली टाइम कितना मिलता है आपको, 30 डेज का। बट वो काउंट कहां से किया जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इसलिए 60 डेज का रखा गया। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी में क्राइटेरिया सेम है बेटा, लेकिन पहले पॉइंट में जनरल पार्ट क्या बोला गया, पब्लिक कंपनी के शेयर हमेशा फ्रीली ट्रांसफरेबल है, तो जनरली कंपनी रिफ्यूज नहीं कर सकती है। फिर भी यदि रिफ्यूज कर दिया तो क्राइटेरिया ऑफ द नोटिस विल बी देयर, यू नो वेरी वेल एज इट इज। नोटिस रिसीव हुआ तो अपील का क्या क्राइटेरिया, नोटिस रिसीव नहीं हुआ तो क्या क्राइटेरिया। तो जहां पे हमने पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के लिए 30 डेज पढ़ा था वहां कितने 60, एंड जहां 60 पढ़ा था वहां कितना हो गया 90 डेज। तो लॉजिकली पब्लिक कंपनी के केस में अपील करने का टाइम कितना मिलता है, 60 डेज। तो इस केस में भी क्या है, 30 प्लस 60। तो ये 30 कौन सा बेटा, यही वाला 30 डेज है बेटा, क्योंकि यहाँ पे कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू वेट फॉर ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। तो एनसीएलटी या तो केस को डिसमिस कर सकते हैं या फिर ऑर्डर दे सकते हैं, किस पर्पस के लिए बेटा, रजिस्ट्रेशन के लिए, कि जो ट्रांसफर ट्रांसमिशन है उसको कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड द कंपनी हैविंग अ टाइम पीरियड ऑफ 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। तो 10 दिन के अंदर अंदर उसको रजिस्टर करना कंपलसरी हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट, उसके बाद डायरेक्शन फॉर रेटिफिकेशन। तो कंपनी में जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है बेटा उसको भी आपको चेंज करना है, और जो भी लॉसेस हुआ बेटा एग्रीड पार्टी को वो भी कंपनी को बियर करना पड़ेगा। और यदि एनसीएलटी को ऑर्डर नहीं माना गया तो जिस पर्सन ने डिफॉल्ट किया, मतलब जिसको एनसीएलटी ने डायरेक्शन दिया था बेटा, सो दैट पर्सन शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट एंड नॉट लेस देन 1 ईयर, एंड बट विच में एक्सटेंड टू 3 years, और फाइन यू कैन सी, एंड फाइन कितना बेटा, नॉट लेस देन 1 लाख, एंड विच मेक्स टू 5 लाख। तो ये था आपका किसके लिए बेटा, द डिफॉल्टिंग पर्सन ओवर देयर, एंड जिसने एनसीएलटी के ऑर्डर को कंसिडर नहीं किया। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, एंड विच इज बेसिकली सेक्शन नंबर विच वन 59, एंड 59 डील्स विद द वर्ड रेटिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो वी हैव टू डिफरेंट पार्ट, यहाँ पे कंपनीज एक्ट में कोई पार्ट नहीं है, बट पूरे प्रोविजन को पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 59 एंड सेकंड पार्ट ऑफ द 59। फर्स्ट पार्ट में आते हैं, when appeal is going to be made and who can appeal। तो अपील कब किया जाएगा, तो सिंपल, एक पर्सन जो कंपनी का मेंबर है, या तो उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं है, और या फिर एक पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं है बट फिर भी उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में ऐड कर दिया गया बेटा। तो रिपीट कर रहा हूं फिर से, इफ अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी बट नेम ऑफ दैट पर्सन नॉट ओवर देयर, और एक पर्सन जो कंपनी के मेंबर नहीं है बट स्टिल उसका नाम है बेटा, तो वो क्या करेगा, अपील करेगा, किस पर्पस के लिए, उसको रेटिफाई करने के लिए। तो एग्रीड पर्सन विच मींस एग्रीड पार्टी, मेंबर, एग्रीड पार्टी कैन बी देयर, मेंबर कैन बी देयर, और कंपनी मे अपील टू द एनसीएलटी और टू द कॉम्पिटेंट कोर्ट। यदि हम लोग बात करें आउटसाइड इंडिया की बात, तो डेफिनेटली फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर की बात करें, डिवेंचर होल्डर, तो वहां पे आपको क्या करना है, जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है वहां पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेटिफिकेशन। एंड रेटिफिकेशन को ऑर्डर यदि आया बेटा, तो अगेन दो ही चीज है, ये तो जो पीछे पड़ा था एनसीएलटी कैन डिसमिस द ऑर्डर, यू कैन से द एप्लीकेशन, और एनसीएलटी कैन एंटरटेन द एप्लीकेशन और अपील। अब यदि डिसमिस कर दिया, वहीं पे कहानी खत्म, रीजन के साथ आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब यदि डायरेक्शन दिया गया किस पर्पस के लिए, रजिस्टर करने के लिए बेटा, तो डेफिनेटली द क्राइटेरिया ऑफ द 10 डेज विल बी देयर। तो 10 दिन के अंदर अंदर वो रिकॉर्ड क्या करना पड़ेगा, चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। जहां पे पर्सन का नाम ऐड होना था बट आपने ऐड नहीं किया, या फिर जिस पर्सन का ऐड हो चुका है उसको नहीं करना चाहिए था, तो उसके लिए क्या दिया जाएगा, ऑर्डर फॉर रेटिफिकेशन। एंड जितना लॉस हुआ उस पर्सन को बेटा, अगेन वो लॉस भी पे करने की रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग बात करें सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट ऑफ सेक्शन 59, हु कैन अपील एंड व्हेन अपील। तो अपील करने के लिए यहां पे देखो सिंपल, कब अपील करेंगे, नंबर 1,
contravention of number of provisions of SCRA, SEBI Act or this act or any other law for the time being in. तो किसी भी एक्ट के दी कॉन्ट्रवेंशन हुआ बेटा, सो इन दैट सिचुएशन अपील विल बी देयर टू द एनसीएलटी एंड अपील करने के लिए डिपॉजिटरी कंपनी कैन बी देयर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कैन बी देयर, होल्डर कैन बी देयर और सेबी itself can be there. So the tribunal may give a direction to the company or depository, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉनिक मोड की बात करें तो उसके लिए डायरेक्शन दिया जाएगा कि जो रिकॉर्ड जो आपने कॉन्ट्रवेंशन किया बेटा उसको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रेटिफाई, व्हिच मींस जो डिफॉल्ट हुआ है उसको करेक्ट करो, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो पहले एनसीएलटी उनको एक मौका दे रहेगा किस पर्पस के लिए, कि जो आपने कॉन्ट्रवेंशन किया है देन द कॉन्ट्रवेंशन मस्ट बी रेटिफाइड ओवर देयर, और यदि एनसीएलटी के ऑर्डर को आपने कंप्लाई नहीं किया देन कंपनी के लिए पनिशमेंट कितना है, not less than 1 lakh, which makes to 5 lakh. Officer in default के लिए the criteria of the punishment will remain same. Imprisonment 1 year or fine minimum 1 lakh, which makes to 3 lakh will be there. तो ये और लास्ट में क्या लिखा है both. तो ये क्राइटेरिया किसके लिए था बेटा? It's all about the section number 59 rectification. So we have a first part and second part. Second part it's relating to the contravention, and first part which is basically in relation to the what? It's omission, or you can say the word कमीशन। तो यदि आपने कोई ओमिशन और कमीशन किया उसके रिगार्डिंग टर्म रखा गया। नाउ वी हैव नेक्स्ट सेक्शन 61 डील्स विद द व्हाट, इट्स ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो जब भी कंपनी को अपने शेयर कैपिटल ऑल्टर करने बेटा तो उसके लिए कंडीशन की बात करेंगे एंड कब कब क्या क्या प्रोविजन है जो ऑल्टरेशन माना जाएगा। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टर्म, तो यू कैन सी ओवर देयर फर्स्ट पार्ट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडीशन फॉर ऑल्टरेशन। तो लिमिटेड कंपनी इफ सो ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल, तो इसका मतलब है सबसे फर्स्ट अथॉरिटी इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंडीशन नंबर 1, देयर आफ्टर सेकंड पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ये दो कंडीशन है जो हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा किस पर्पस के लिए बेटा, ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल। अब सिचुएशन की बात करते हैं कब कब ऑल्टरेशन माना जाएगा, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल जितना बेटा उससे ज्यादा करना चाहते हैं, या फिर कंसोलिडेट एंड डिवीजन ऑफ द शेयर कैपिटल इन हायर डिनोमिनेशन, मतलब 10 रुपए का शेयर था तो अब 5 शेयर को मर्ज करके आपने क्या कर दिया 50 रुपए का बनाना चाहते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट द ऑल्टरेशन। या फिर आप क्या करने, शेयर को आप स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर स्टॉक को आप शेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। डिटेल न्यूमेरिकल हमने पढ़ा था क्लास में, तो यहां पे उसके रिगार्डिंग डिस्कस नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना बेटा। सब डिविजन 50 रुपए का शेयर था, नाउ आप उसको 10 रुपीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जहां पे पहले एक शेयर की वैल्यू 50 थी तो इसका मतलब है अब आपने 5 शेयर में डिवाइड करना है और हर शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 10 ईच, तो इसको बोलते हैं सब डिवीजन ओवर देयर इन लोअर डिनोमिनेशन। नेक्स्ट पार्ट, जो शेयर आपने इशू किया बेटा उसमें से कुछ शेयर पब्लिक ने या पर्सन ने नहीं लिया, तो जितने शेयर नहीं लिया गया बेटा उसको किसकी बात कर रहे हैं, कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं। तो दीज आर दी व्हाट सिचुएशन व्हिच इज इन रिलेशन टू व्हाट, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट व्हिच आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओवर देयर। सो इन दिस केस, तो यहां पे आप देख सकते हैं जो टॉपिक है किसके रिगार्डिंग है बेटा, सो इट्स ऑल अबाउट द फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन नंबर 62 की बात कर रहे हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो यू कैन सी बेटा, तो यहां पे ये हॉरिजॉन्टल शेप में बेटा यहां पे तो सेक्शन नंबर 62 की बात कर रहे हैं यहां पे बेटा। तो 62 डील्स विद द फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो 62 में प्रोविजन जो रखा गया बेटा तो उसके लिए मैं बात करूं तो इसको पीपीटी के फॉर्म में यहां पे दिखा देता हूं आप लोगों को।
लिमिट है। So you can see, so it's a further issue over there. And what was the section number 62? And further issue में सबसे first, अच्छा इसको एक और नाम दे सकते हैं बेटा, it's a right issue. So we have a term, and first of all, what we have to do, we have to give an offer to the whom? To the existing shareholder over there, and we have also criteria of the employee. So where at any time the company is going to issue the share, तो first of all एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर देना है किस बेसिस पे बेटा, जो उनके पास एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल उसके प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको ऑफर देना है। और आप एम्प्लॉय को देना चाहते हैं देन डेफिनेटली यू हैव टू गेट द अप्रूवल ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एसआर पास करने की रिक्वायरमेंट है। और प्राइवेट कंपनी और आईएफएससी कंपनी बेटा, तो उसके इसमें क्या करेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विल बी देयर। नेक्स्ट, कम से कम मिनिमम ऑफर पीरियड कितना होगा, 15 डेज का। मैक्सिमम ऑफर पीरियड कितना होगा, 30 डेज का, विच इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ये हो गया पहला कंडीशन। नेक्स्ट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यदि किसी भी नेचर का कोई प्रोहिबिशन नहीं है बेटा, देन डेफिनेटली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑलवेज हैविंग राइट। एंड व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द राइट, इट्स राइट ऑफ रिनाउंसिएशन। राइट ऑफ रिनाउंसिएशन क्या होता है, ये पहले भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, आपको पता होना चाहिए। एंड राइट ऑफ रिनाउंसिएशन का मतलब है कि जो आपके पास राइट है बेटा, आपको कंपनी से शेयर लेने का राइट मिला, बट इंस्टेड ऑफ आप नहीं ले रहे, वो किसी और को आप ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, तो इसी को नाम कह देंगे राइट ऑफ रिनाउंसिएशन। नेक्स्ट, अब यदि ना तो आपने खुद लिया ना तो आपने राइट किसी को रिनाउंस किया, तो नाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड उस शेयर का करना क्या है बेटा, टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद। नेक्स्ट, आगे पॉइंट पे यदि बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट प्राइवेट कंपनी के केस में जो पीरियड है 15 डेज का, आप उसको कम कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले एग्जिस्टिंग मेंबर का कंसेंट लेना पड़ेगा। और कितने परसेंट, 90% ऑफ द मेंबर ओवर देयर। एंड द सेम क्राइटेरिया फॉर विच कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी। इन बोथ द केसेस 15 डेज कैन बी रिड्यूस, बट उसके लिए 90% मेंबर का कंसेंट लेना कंपलसरी है बेटा। तो ये था किसके रिगार्डिंग, ऑफर पीरियड कम करने का, एंड किस कंपनी में, प्राइवेट कंपनी और आईएफएससी कंपनी के लिए। नेक्स्ट, किसी और पर्सन का मतलब है एम्प्लॉइज और जो एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर उसको छोड़ के भी किसी और को ऑफर देना चाहते हैं बेटा, तो डेफिनेटली व्हाट वी हैव टू डू, एसआर पास करना पड़ेगा। एंड चैप्टर नंबर 3 फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। एंड चैप्टर 3 इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो आपको वो पूरा नॉर्म्स आपको फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, अदर, और यदि ऑफर देने की बात करते हैं तो ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ लोन और डिवेंचर्स। तो जितने भी लोन और डिवेंचर है बेटा, यदि कन्वर्टेबल नेचर्स के हैं तो डेफिनेटली आप उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन जो कन्वर्टेबल आपको करना है, एक बात ध्यान रखना है, जब आपने वो डिवेंचर और लोन लिया था, जब आपने डिवेंचर इशू किए थे, एट दैट टाइम आपने एसआर पास कर दिया था, तो दोबारा आपको पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, द कंपनी एट द टाइम ऑफ इशूइंग सच डिवेंचर और टेकिंग लोन, एट दैट टाइम क्या पास हो चुका था बेटा, एसआर पास ऑलरेडी हो चुका था, तो वापस से एसआर पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जब ये डिवेंचर कन्वर्ट होने वाला है, जब ये लोन कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद यदि गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में ऑर्डर दिया बेटा, तो डेफिनेटली जितना भी आपने लोन या डिवेंचर आपने गवर्नमेंट को इश्यू किए थे, वो क्या हो सकता है, दैट कैन बी कन्वर्टेड, चाहे वो आपका स्पेसिफिकली कन्वर्टेबल हो या फिर ना हो। पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट कैन डू द सेम थिंग। तो आप वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि जो लोन डिवेंचर्स गवर्नमेंट को इशू किए गए थे, जो गवर्नमेंट से लिया गया था बेटा, तो दैट विल डेफिनेटली बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, शेयर्स। हाँ, लेकिन यदि कंपनी उससे डिससेटिस्फाई है तो कंपनी कैन अप्रोच टू द एनसीएलटी। एंड व्हाट अबाउट द टाइम पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ अप्रोचिंग, 60 डेज। एंड 60 डेज में अपील नहीं हुआ बेटा, देन कन्वर्जन इज मैंडेटरी। तो ये था किसके रिगार्डिंग, इट्स ऑल अबाउट द फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। तो ये था 62 बेटा, जो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब 62 के बाद नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो इट्स अ सेक्शन नंबर विच वन, 63, which we have to take into account. And 63 talks about the what, bonus share. As we know that क्या बोनस शेयर को एक और नाम देते हैं बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व। एंड बोनस शेयर हमेशा फुल्ली पेड अप होता है, क्योंकि इसमें किसी भी नेचर का कोई भी अमाउंट हम लोग डिमांड नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन बोनस शेयर इश्यू करने से पहले कुछ कंडीशन हम लोगों को फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट है। एंड डेफिनेटली बोनस शेयर कहां से इशू किया जाएगा, उसके लिए सोर्स क्या, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। वन मोर थिंग, बोनस शेयर्स मेंबर के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, इट्स फ्री फ्रॉम टैक्स, तो टैक्स का बर्डन यहाँ पे इंपोज नहीं होगा।
फंड क्या क्या हमारे पास है बेटा? बोनस शेयर के लिए फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड ऑल्सो सीआरआर, बट नॉट रिवैल्यूएशन रिजर्व। उसके बाद कंडीशन नंबर 1, देयर मस्ट बी एन अथॉरिटी इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिकमेंडेड बाय बोर्ड बट अप्रूव बाय होम? शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। एंड अप्रूव बाय शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग, यहां पे क्या पास करना है? सिर्फ ओआर। नेक्स्ट, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल ऑफ फिक्स डिपॉजिट और एनी डेट सिक्योरिटीज। तो जो इंटरेस्ट और रीपेमेंट है बेटा, यू हैव टू डू इट प्रॉपरली। नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ओवर देयर, अगेन वो भी आपको प्रॉपरली क्या करना है? पे ऑफ करना है। एंड शेयर मस्ट बी फुली पेड अप, जो एक्जिस्टिंग शेयर है बोनस इश्यू करने से पहले वो फुली पेड अप होने चाहिए। नेक्स्ट, सच अदर कंडीशन एज मे बी इम्पोज्ड ओवर देयर। नेक्स्ट पार्ट, कंपनी विच हैज अनाउंस्ड दी व्हाट the particular bonus share then subsequently shall not be withdrawn। बोनस शेयर एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया फिर उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, देन कंपनी को बोनस देना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग विच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट, बोनस शेयर की जब भी इशू करने की बात करते हैं बेटा, तो कंफर्म है जहां पे आप बोनस शेयर इशू करने वाले हैं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आप डिविडेंड के प्लेस पे बोनस नहीं दे सकते। तो इसका मतलब है नो बोनस इन लिeu ऑफ डिविडेंड। तो जहां पे डिविडेंड डिक्लेयर किया गया तो उसके एडिशन में बोनस दिया जा सकता है, बट डिविडेंड को रिप्लेस करके आप बोनस नहीं दे सकते। ये 63 में क्लियरली मेंशन किया गया बेटा। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये था किसके रिगार्डिंग? 62 फॉर द इश्यू ऑफ शेयर एंड 63 इट्स ऑल अबाउट द बोनस। नेक्स्ट पार्ट, सो अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा। सो नेक्स्ट प्रोविजन, तो ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। सो 62 और 63 हो गया बेटा। हाँ, बीच में एक 60 प्रोविजन था जिसको यहां पे मैं कैरी ऑन कर लेता हूं। 60 प्रोविजन इज नथिंग, 60 में लिखा हुआ है ऑथराइज शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल मस्ट बी पब्लिश्ड। तो वेयर एनी नोटिस, एडवर्टीजमेंट और पब्लिकेशन एक्सेट्रा ओवर देयर, देन सच नोटिस, एडवर्टीजमेंट और पब्लिकेशन लेटर एक्सेट्रा विल बी देयर ऑलवेज इन अ प्रोमिनेंट मैनर। क्या लिखना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन व्हाट सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप ओवर देयर। तो ये आपको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है। एंड यदि डिफॉल्ट हो बेटा देन कंपनी शैल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी 10,000 एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट पेनल्टी कितना लिखा है बेटा? लायबल टू पे द पेनल्टी ऑफ 5,000 rupees for each particular default। तो you have to mention each and every particular amount of authorized share capital। एंड जब हम लोग बात करते हैं सब्सक्राइब एंड पेड अप, वो भी प्रॉपरली आपको परमानेंट मैनर में मेंशन करना था, बट आपने नहीं किया। तो ये बोनस वाला पार्ट भी हम लोगों ने गो थ्रू कर लिया बेटा। तो इट्स ऑल अबाउट द सेक्शन नंबर 63 which we have completed over there। Now we have next part 64। 64 is nothing, section number 64 read with rule number 15 deals with the word इंटीमेशन और नोटिस टू द होम टू द आरओसी इन रिलेशन टू द ऑल्टरेशन। तो आरओसी को कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में क्या करना है बेटा? इन्फॉर्म करना है। तो वो कब कब इन्फॉर्म करना है? नंबर 1, सेक्शन नंबर 61 में जब ऑल्टरेशन करेंगे तब। जब आप शेयर कैपिटल इंक्रीज करते हैं 62 में फर्दर इश्यू ऑफ शेयर तब करना पड़ेगा सबसेक्शन 4 एंड 6 में। नेक्स्ट, रिडेम्पशन जब भी आप करते हैं सेक्शन नंबर 55 में तब आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना है। आरओसी को इन्फॉर्म करने के लिए वी हैव अ फॉर्म एंड इट्स अ फॉर्म नंबर which one? 7। It's SS number 7 over there, which is required to be filed to the home to the ROC within how much time period? 30 days from the date of such alteration, increase or redemption। सर यदि नहीं किया तो कोई बात नहीं, पेनल्टी की बात करते हैं बेटा। So what about the amount of the penalty? For such company and officer in default liable to a penalty of rupees 1,000 for each day, which may extend to what? Maximum 5 lakh। तो इसका मतलब है 1,000 rupees per day and we need to compare with the 5 lakh, and जो भी कम होगा बेटा वो आपके ऊपर क्या हो जाएगा? So that will be imposed। Now we have next part 65 पे आते हैं बेटा। and 65 deals with the what? Unlimited company to provide for free reserve share capital on conversion into limited। An unlimited company having a share capital may by resolution for registration as a limited company do either or both of the following things। तो जब भी अनलिमिटेड कंपनी अपने आप को लिमिटेड में कन्वर्ट करेगी बेटा, एट दैट टाइम या तो ए और बी दोनों ही प्रोविजन अपने पॉइंट पे रख सकते हैं, फिर दोनों में से किसी एक पॉइंट की बात करेंगे। अब यहां पे क्या रखने की बात करते हैं? स्टार्ट विद द टर्म इंक्रीज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ पेड शेयर कैपिटल बाय इंक्रीजिंग द नॉमिनल अमाउंट ऑफ ईच पर्टिकुलर शेयर्स subject to the condition that no part of the increased capital shall be capable of being called except in the events of winding up। तो इसका मतलब है जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर है बेटा उसके नॉमिनल वैल्यू के आप क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो इंक्रीज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ इट शेयर कैपिटल बाय इंक्रीजिंग द नॉमिनल अमाउंट ऑफ ईच शेयर।
तो हर एक एक शेयर का आप नॉमिनल वैल्यू बढ़ाओ एंड जिसकी वजह से टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट आपने बढ़ाया बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ कब डिमांड किया जाएगा? इट्स ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। उससे पहले वो कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप कॉल नहीं कर सकते हैं। सो दैट विल बी डिमांडेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो इसका मतलब है, मान लो यदि 5 रुपए था तो उसको बढ़ा के आपने 10 कर दिया, तो कंफर्म है यदि पर शेयर यदि नॉमिनल वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो कंफर्म है टोटल अमाउंट ऑफ शेयर भी इंक्रीज होगा, बट दैट विल बी डिमांडेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। नंबर 1। नंबर 2, प्रोवाइड दैट स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, मतलब जो अभी कॉल नहीं किया गया, shall not be capable of being called except in the event of winding up। तो इसका मतलब है, जो पोर्शन अभी कंपनी ने कॉल नहीं किया था वो कंपनी अब क्या करेगी, फिक्स कर देगी, रिजर्व कर देगी वाइंडिंग अप के लिए, एंड वो पैसा कब कॉल किया जाएगा, वाइंडिंग अप में। एंड इसी के लिए इसका नाम क्या दिया जाएगा बेटा, इट्स रिजर्व कैपिटल, एंड दैट विल बी डिमांडेड ओनली एट द टाइम ऑफ व्हाट, वाइंडिंग अप। तो एज वी नो दैट कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल, तो उसके रिगार्डिंग आपको टर्म पता होना चाहिए। बट ये किसके रिगार्डिंग था, 65 अनलिमिटेड कंपनी व्हेन कन्वर्ट इनटू लिमिटेड। तो ये दोनों ही प्रोविजन ऐड कर सकते हैं या फिर इसमें से कोई एक प्रोविजन ऐड ऑन कर सकते हैं बेटा। तो दीज आर द यूनिक पार्ट व्हिच वी हैव टू टेकन इनटू अकाउंट, क्योंकि यहां पे क्या लिखा, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में डू आइदर बोथ और एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट क्या था, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इंक्रीज करना है। हाउ वी कैन डू द सेम थिंग, एक एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू इंक्रीज करो तो ओवरऑल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो है। दूसरा पार्ट जो अनकॉल्ड पोर्शन है, यू जस्ट कीप इट इन अ सेपरेट मैनर एंड उससे कॉल कब किया जाएगा बेटा, वाइंडिंग अप में। नाउ 66 एंड इट्स ऑल अबाउट द रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो रिडक्शन के लिए पहले कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन नंबर 1, अथॉरिटी इन आर्टिकल एसआर पास करना है एंड वी हैव टू गेट द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। नेक्स्ट पार्ट, अगले पॉइंट में यहां पे प्रोविजन ध्यान रखना। तो ये बेसिकली ये दोनों टर्म है बेटा विच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। कब कब कंसिडर किया जाएगा, सिचुएशन आइदर विद और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग द लायबिलिटी। व्हाट द कंपनी कैन डू, कैंसिल द पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और अनरिप्रेजेंटेड एंड पे ऑफ द व्हाट, द एक्सेस कैपिटल विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। तो या तो आप कैंसिल कर सकते हैं या फिर कैंसिल नहीं कर सकते। तो आप मान लो कंपनी में कैपिटल 10 लाख रुपीस है बट एसेट आपका 8 लाख है, तो 2 लाख एक्स्ट्रा बेटा। सो व्हाट वी कैन डू, वो जो 2 लाख है वो आप क्या करोगे, कैंसिल कर देंगे, पे ऑफ कर देंगे, एंड विद कंडीशन क्या, जब कंपनी की रिक्वायरमेंट है तो वापस से वो कॉल कर सकते हैं। दूसरा पार्ट क्या है कि मान लो कंपनी की रिक्वायरमेंट ही 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ कॉल किया गया, लेकिन उसके बाद पता चला कंपनी में सिर्फ 50 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट थी, तो एक्स्ट्रा कितना बचा है, 50 लाख, तो वो आपको रीपे कर देना है। लेकिन जब भी आपको रिक्वायरमेंट है अगेन आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यदि कॉल करने का कंडीशन रखेंगे तो उसमें वर्ड आएगा विदाउट एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग द लायबिलिटी। तो इसका मतलब आपने कोई लायबिलिटी कम नहीं की, इसका मतलब कैंसिल नहीं हुआ। और या फिर आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप ये बोल सकते हैं कि जो वापस किया जाएगा उसको कंपनी वापस डिमांड नहीं करेगी, तो इसका मतलब माना किया जाएगा विद एक्सटिंग्विश ओवर देयर। दूसरा पॉइंट, extinguishing or reducing the liability in respect of the paid up share capital not paid। मान लो 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए पे हो गया, 3 नहीं पे किया और कंपनी ने इस 30 को कैंसिल कर दिया, तो अब आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है जो अनपेड था अमाउंट उसको क्या कर दिया गया, एक्सटिंग्विश कर दिया गया, फिर रिड्यूस। तो ये तो मैंने पूरा कैंसिल कर दिया, रिड्यूस कैसे होगा, तो इंस्टेड ऑफ 3 मान लो कंपनी ने 2 कैंसिल कर दिया, अब कितना हो गया, नाउ योर लायबिलिटी विल बिकम इट्स 1 रुपी, तो 1 रुपए के लिए ही रहेगा। इसके आगे बात करते हैं बेटा। तो आई होप टर्म समझ में आ गया। डिटेल क्लास में हमने डिस्कस किया था अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल एलिमेंट। नाउ बिफोर एनसीएलटी गिविंग एन ऑर्डर, तो सर्टेन कंडीशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। तो एनसीएलटी शैल गिव ए नोटिस टू द होम, टू द सीजी, आरओसी एंड सेबी एंड 3 months टाइम विल बी देयर। तो यहां पे 3 महीने का टाइम दिया जाएगा बेटा, एंड 3 महीने का टाइम किसको दिया जाएगा, टू द सीजी, आरओसी एंड सेबी फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो यदि वो कुछ भी इस पर्टिकुलर यू कैन से दी व्हाट, ऑल्टरेशन रिडक्शन के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं, तो दे हैव अ 3 months ओवर देयर। नेक्स्ट, द ट्रिब्यूनल शैल आल्सो सेटिस्फाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्रेडिटर्स आल्सो ओवर देयर। तो क्रेडिटर के रिगार्डिंग 3, अगेन तीनों में से कोई एक नॉर्म्स आपको फुलफिल करना है। तो एनसीएलटी का काम है इन तीनों में से किसी एक पर्टिकुलर टर्म को क्या करना, सेटिस्फाई करना। सॉरी, एक मिनट। सो वो 3 एनसीएलटी के नॉर्म्स क्या क्या हैं, स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। तो ट्रिब्यूनल शैल सेटिस्फाई दैट डेट और क्लेम ऑफ एवरी क्रेडिटर्स, नंबर 1 आइदर डिस्चार्ज और which has been secured or obtain the consent therefrom। तो इसका मतलब है कि या तो आपने क्या कर दिया बेटा, जितने भी क्रेडिटर्स थे उनको पे ऑफ कर दिया, या फिर
जितने भी अनसिक्योर्ड थे उनको सिक्योर्ड कर दिया, या फिर उन सबसे आपने अप्रूवल ले लिया बेटा। एंड ये आपको किसको प्रूव करना है? एनसीएलटी को। नेक्स्ट पार्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर दी व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 133, क्या उसके अकॉर्डिंगली वो है या फिर नहीं? और एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम दी व्हाट ऑडिटर एज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड टू द होम टू द ट्रिब्यूनल। तो कंडीशन नंबर 1, नोटिस टू द सीजी, आरओसी एंड सेबी, एंड सेबी को तब देना यदि कंपनी लिस्टेड है बेटा, एंड टू गेट द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी देयर फ्रॉम एंड कंसिडर इट। नेक्स्ट पार्ट, fulfill any of the satisfy any of the three specific criteria, which means either to pay off the creditors or to make them secured or to obtain their consent or compliance of the what accounting standard as per the 133 or any other provision of this act and obtain the certificate from whom? From company's auditor, which means statutory auditor. Next, the order of confirmation shall be published by the company as per the direction given by the whom? By the tribunal. And if there is a default in publishing such order, then penalty will be there. How much amount of the penalty? 5 lakh, and which makes it 25 lakh. The company shall deliver a certified copy of the order to the home, to the ROC. And ROC shall definitely immediately issue a certificate over there, and that certificate will become conclusive evidence. All the members, whether present or past, shall not be liable to pay any call or contribute any such money which is in excess of the what. अब देखो सिंपल वर्ड इसका मतलब क्या है? 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए हो गया बेटा। तो मान लो किसी ने 5 रुपए पे किया था, तो पहले कितना पे करना पड़ता? 5। अब वो 5 नहीं पे करना है, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना? 2 रुपीज पे करने की रिक्वायरमेंट है। तो जितना डिफरेंस अमाउंट है, डिफरेंस मतलब डिफरेंस किसके बीच में? द अमाउंट स्पेसिफिकली जो आपने पे कर दिया वो, एंड जो अमाउंट आपका रिड्यूस हुआ है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा बेटा, उतना ही अमाउंट पे करने की रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा कोई अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। सो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 67 एंड 67, इट्स ऑल अबाउट द रिस्ट्रिक्शन ऑन बायबैक। तो कंपनी अपने शेयर्स खुद नहीं परचेज कर सकती, और ना तो आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं शेयर खरीदने के लिए बेटा। बट एज वी नो दैट हर चीज का एक्सेप्शन होते हैं, तो आगे हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 67 पे आ जाते हैं। 67 का सबसेक्शन 1 क्या कहते हैं बेटा? नो कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट shall buy its own shares unless the consequent reduction of the share capital is effected under the provision of this act। तो इसका मतलब है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन। तो कुछ एक्सेप्शन रखा गया जहां पे सेक्शन नंबर 67 एप्लीकेबल नहीं होगा बेटा, एंड वो कंडीशन कुछ और नहीं था बेटा। तो स्पेसिफिकली मैं बात करूं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वो अलाउ किया गया था। सो व्हाट द कंपनी कैन डू, कंपनी कैन रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स, एंड अभी जो आप पढ़ के 61 में रिडक्शन करना चाहें तो वो रिडक्शन भी हो सकता है बेटा 66 में। तो आपको ध्यान में रखना है। तो नॉर्मली क्या बोला गया, कंपनी खुद के शेयर नहीं खरीद सकती है एक्सेप्ट एज पर दी प्रोविजन विच हैज बीन मेंशन्ड इन द कंपनीज एक्ट। और फिर भी यदि आप करते हैं ऐसा काम, देन पेनल्टी विल बी देयर। एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ द पेनल्टी? सिंपल, यू कैन सी कंपनी के लिए पेनल्टी कितना है बेटा? नॉट लेस देन 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 25 लाख। ऑफिसर डिफॉल्ट के लिए कितना पेनल्टी रखा गया बेटा? तो कंपनी ऑफिसर डिफॉल्ट इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड फाइन नॉट लेस देन 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 25 लाख ओवर देयर। तो ये हो गया पेनल्टी के रिगार्डिंग। अब हम लोग बात करें किसके रिगार्डिंग? रिस्ट्रिक्शन पब्लिक कंपनी के लिए खासकर रखा गया। द पब्लिक कंपनी कैन नॉट गिव अ फाइनेंशियल हेल्प असिस्टेंस ओवर देयर टू एनी पर्सन। तो किसी को आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, किस पर्पस के लिए बेटा? स्पेसिफिकली कंपनी के खुद के शेयर या फिर कंपनी के सब्सिडरी या फिर होल्डिंग कंपनी के किसी को भी। तो यहां पे क्या लिखा है? नो पब्लिक कंपनी shall give any financial assistance help for the purpose of purchasing or subscribing the share of own company or its holding over there। So आप अपने खुद के शेयर खरीदने के लिए पैसे नहीं दे सकते हैं, और आप अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीदने के लिए पैसे नहीं दे सकते बेटा। हाँ, लेकिन एक्सेप्शन रखा गया है। सो एक्सेप्शन नंबर 1, बैंकिंग कंपनी पे प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, और यदि कंपनी अपने इंप्लॉयज को शेयर दे रही है बेटा, एंड एम्प्लॉय को अमाउंट दे रही है, लोन दे रही है, कितने अमाउंट तक? 6 मंथ ऑफ द सैलरी, तो अगेन वो भी अलाउ किया गया है। बट एम्प्लॉय डज नॉट इंक्लूड डायरेक्टर और केएमपी। या फिर आप एम्प्लॉयज के लिए ट्रस्ट बना सकते हैं, जो ट्रस्ट आपके स्पेसिफिकली क्या करेगा, उनके लिए शेयर खरीद सकते हैं बेटा, या फिर आप अपने एम्प्लॉयज को वो शेयर दे सकते हैं, बट अंडर द स्कीम एज अप्रूव्ड बाय पासिंग एसआर। तो कंक्लूजन, बैंकिंग कंपनी हो गया बेटा। देन फंड प्रोवाइड टू द एम्प्लॉयज और ट्रस्टी for the purpose of getting the share under the scheme as approved by passing SR, or share of the company itself or holding company, or you can give a loan to the employees but other than director or KMP,
but up to the extent of 6 month salary will be there for the purpose of getting the share of a company, or you can say that it's holding over there. तो ये था कहानी किसके रिगार्डिंग बेटा? It's all about the term of section number 67. Now I'm talking about the section number 68. It's a very very important part which we have to take into account. And please थोड़ा सा डिटेल आपको ध्यान में रखना है. 68 और इसके साथ एक रूल की बात कर रहे हैं, and it's rule number 7. 68 में सबसे पहले यहां पे बात करें पावर टू बायबैक, तो जो 67 सबसेक्शन 1 था बेटा, अब वो ओवररूल हो गया, क्योंकि 68 का जो एक स्टेटमेंट लिखा है उसमें वर्ड क्या लिखा है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट द कंपनीज एक्ट. तो पूरे कंपनीज एक्ट में 68 के अगेंस्ट यदि कोई भी प्रोविजन है तो 68 उसके ऊपर क्या करेगा? प्रिवेल, ओवररूल करता है बेटा. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, सोर्स ऑफ फंड. कहां से बायबैक हो सकता है? फ्री रिजर्व, securities payment account and proceeds of issue over there, but except the proceeds of earlier issue of same class नहीं होना चाहिए बेटा. नेक्स्ट मोड, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर से बायबैक हो सकता है ऑन प्रोराटा बेसिस, ओपन मार्केट से, और अपने एम्प्लॉइज से भी आप खरीद सकते हैं जो एम्प्लॉय को अपने शेयर स्कीम में दिया था बेटा. नेक्स्ट पार्ट, कंडीशन, देयर मस्ट बी एन अथॉरिटी इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. एसआर के थ्रू बायबैक करना चाहते हैं देन 25% मैक्सिमम कर सकते हैं. बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू बायबैक करना चाहते हैं मैक्सिमम 10%. एक साल में पूरी इक्विटी शेयर का बायबैक कितना हो सकता है? इट्स ओनली 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर. डेट इक्विटी रेशियो कितना मेंटेन करना है? 2:1. एंड उससे ज्यादा रखना चाहते हैं देन सीजी अप्रूवल विल बी देयर. शेयर बायबैक से पहले मस्ट बी फुल्ली पेड अप विल बी देयर. देन कंप्लायंस ऑफ द सेबी गाइडलाइंस, यदि किसकी बात करें? लिस्टेड कंपनी, और यदि अनलिस्टेड है तो रूल ऑफ सीजी एज मेड ओवर देयर, एंड रूल नंबर विच वन 17 विल बी देयर. नेक्स्ट, बायबैक के बीच में गैप कितना होगा बेटा? 1 ईयर. इसका मतलब 2 बायबैक के बीच में यू हैव टू मेंटेन द गैप ऑफ 1 ईयर. नेक्स्ट, explanatory statement must be annexed with the notice of the general meeting. Buyback must be completed within 1 year from the date of the passing either board or SR. तो इसका मतलब है बोर्ड रेजोल्यूशन हो या फिर स्पेशल हो बेटा, दोनों ही केस में 1 साल का टाइम मिलता है बायबैक कंप्लीट होने में. डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड. लिस्टेड कंपनी है तो आरओसी और सेबी दोनों होगा, अनलिस्टेड है तो सिर्फ आरओसी की बात करेंगे. नेक्स्ट, जितने भी शेयर बायबैक हुआ बेटा, 7 डेज ऑफ बायबैक जैसे कंप्लीट हो उसके बाद आपको क्या करना है? फिजिकली डिस्ट्रॉय, एक्सटिंग्विश करना है. नो फ्रेश इशू विल बी देयर. जब आप बायबैक करते हैं तो कोई भी फ्रेश इशू आपका स्पेसिफिकली 6 महीने के अंदर अंदर नहीं होगा, एक्सेप्ट जो एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है उसको आप डिस्चार्ज कर सकते हैं. मतलब कोई बोनस ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है वो दे सकते हैं, कोई डिवेंचर था जिसको कन्वर्ट करना था वो कर सकते हैं, ये आपको अलाउ किया गया. Then company is required to maintain a register for buyback and also file a return to the home, to the ROC or SEBI in case of the listed company, and unlisted company it's only ROC within a period of 30 days from the date of completion of buyback. Next, buyback सेक्शन 68 या फिर सेबी के आपके रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया बेटा तो पेनल्टी कितना रखा गया? सो यू कैन सी द पेनल्टी. तो कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन नॉट लेस देन 1 लाख एंड विच में एक्सटेंड टू 3 लाख, एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट कितना बेटा? 3 years, एंड फाइन कितना? नॉट लेस देन 1 लाख which may extend to 3 lakh, और at the end both will be there which we have to take into account. ये था बायबैक का प्रोविजन जो ध्यान रखना है. नेक्स्ट, बायबैक से कुछ रिलेटेड और भी प्रोविजन है जो यहां पे बात कर रहे हैं. 69 सीआरआर के थ्रू, मतलब यदि आप प्रॉफिट के थ्रू, रिजर्व के थ्रू बायबैक कर रहे हैं बेटा तो डेफिनेटली सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, एंड सीआरआर में आपको ट्रांसफर करना है फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट. कहां से बेटा? आउट ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व यू हैव टू ट्रांसफर इन सीआरआर. और सीआरआर कहां पे यूज होगा? बायबैक के लिए और ओनली फॉर यू कैन से द व्हाट? बोनस इशू. ये हमने डिस्कस किया था. नेक्स्ट, प्लीज मार्क इंपॉर्टेंट, कहां पे बायबैक नहीं हो सकता बेटा? सो वी हैव अ प्रोहिबिशन फॉर बायबैक इन सर्टेन केसेस. नंबर 1, बायबैक सब्सिडरी के थ्रू नहीं करवा सकते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू आप बायबैक नहीं करवा सकते, नॉट अलाउड. नेक्स्ट, यदि एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट है बेटा किसके रिगार्डिंग? रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, इंटरेस्ट देयर ऑन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, एंड प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एक्सेट्रा विल बी देयर. लोन जो भी है, तो आप जब तक ये डिफॉल्ट एग्जिस्ट है बेटा तब तक बायबैक नहीं कर सकते, एंड जिस दिन ये डिफॉल्ट आपने क्लियर कर दिया तो उसके अगले 3 years तक आप बायबैक नहीं करोगे. तो जब तक डिफॉल्ट होगा तब तक आप बायबैक नहीं करेंगे. डिफॉल्ट क्लियर होने के 3 years तक आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू वेट. बट ये पॉइंट सिर्फ इसके लिए ध्यान रखना, नॉट फॉर एनी अदर पॉइंट. नेक्स्ट, नो डिफॉल्ट इन कंप्लायंस ऑफ 92, 123, 127 एंड 129. इन सभी सेक्शंस में भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. इट्स ऑल अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. इसमें से किसी भी सेक्शन का डिफॉल्ट है तो जब तक आप उसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप बायबैक नहीं कैरी ऑन कर सकते बेटा. तो ये था कहानी 70. तो बायबैक के लिए 68, 69, 70 रेड विद रूल नंबर 17 which we have to take into account. Now I'm going to start with the next part and it's a very very important relevant part. एंड यहां पे हम लोग बात करें किसके रिगार्डिंग? डिवेंचर्स के रिगार्डिंग. तो डिवेंचर के लिए एक सेक्शन नंबर 71 तो है ही बेटा,
उसके साथ रूल नंबर 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ टर्म. वी हैव अ फर्स्ट पार्ट विच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट. डिवेंचर इशू करने की यदि बात करें तो इशू ऑफ डिवेंचर with an option of conversion, then what we have to do, SR is required to be there. तो जब भी आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं एंड यदि वो कन्वर्टेबल नेचर का डिवेंचर है बेटा, देन बिफोर सच इशू द कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर बाय पासिंग एसआर. बट व्हाई इज द रिक्वायरमेंट? सिंपल, जब वो डिवेंचर इक्विटी में कन्वर्ट होगा बेटा, तो वो तो एग्जिस्टिंग जितने भी शेयर होल्डर हैं क्या उनका वोटिंग राइट अफेक्ट होगा? नहीं होगा. तो डेफिनेटली डायल्यूशन ऑफ द वोटिंग राइट. सो व्हाट वी हैव टू डू, तो जब वो इशू किया जा रहा था एट दैट टाइम परमिशन इज मैंडेटरी. नेक्स्ट, अदर कैटेगरी ऑफ डिवेंचर्स, सिक्योर्ड एंड नॉन कन्वर्टेबल. तो स्टार्ट विद द टर्म सिक्योर्ड के लिए बेटा, एंड सिक्योर्ड के लिए जो कंडीशन है वो रूल नंबर 18 में लिखा हुआ है. तो क्या क्या यहाँ पे कंडीशन है उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं. नंबर 1 कंडीशन है बेटा मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड. कितना रखा गया? 10 ईयर्स. लेकिन यदि अगर वो कंपनी इंफ्रा प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है बेटा, IFC, IDF, NBFC, या फिर कंपनी एज परमिटेड बाय द CGRBI और इट्स नेशनल हाउसिंग बैंक और अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, तो कितना हो जाएगा बेटा? 30 ईयर्स. तो बेसिकली द कंपनी इन्वॉल्व इन इंफ्रा प्रोजेक्ट, IFC का ओवर देयर, IDF, NBFC ओवर देयर, और द कंपनी एज परमिटेड बाय द CGRBI or national housing bank over there or certain other statutory authority, then 30 year will be there, 30 years instead of 10 years. तो 10 years in general normal case, an exception will be there 30 years. but यहाँ पे कोई प्रोविजन 10% का नहीं है जो अभी प्रेफरेंस शेयर्स में सेक्शन 55 में आपने पढ़ा बेटा, वो प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ द चार्ज, क्योंकि एज वी नो द डिवेंचर यहाँ पे किस नेचर का? सिक्योर्ड. सो व्हाट वी हैव टू डू, चार्ज मस्ट बी देयर. चार्ज ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी और सब्सिडरी और होल्डिंग और एसोसिएट. तो किसी भी एसेट्स पे आप चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो एसेट्स आपका खुद का हो, सब्सिडरी कंपनी का हो, होल्डिंग कंपनी का हो, या फिर इवन एसोसिएट कंपनी विल बी देयर, बट द कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू क्रिएट अ चार्ज व्हिच इज मैंडेटरी. नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी either before issue of prospectus or letter of allotment, letter of offer, और मैक्सिमम नॉट लेस देन 60 डेज फ्रॉम आफ्टर द अलॉटमेंट. तो इसका मतलब है या तो आप प्रोस्पेक्टस जब इशू किया गया उससे पहले आप अपॉइंट करो, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट कितना रखा गया बेटा? 60 डेज अलॉटमेंट के बाद रखा गया, उससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए. तो आफ्टर 60 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूट अ ट्रस्ट डीड विद द होम विद द डिवेंचर ट्रस्टी ओवर देयर. तो वी हैव अ क्राइटेरिया ऑफ द अपॉइंटमेंट बिफोर you can say issue of prospectus or letter of offer and not later than 60 days after allotment. and वैसे भी आपको ध्यान में रखना है जो अपॉइंटमेंट प्रॉपर्ली हो रहा है, जो डीड बनता है बेटा, वो अलॉटमेंट के बाद ही होता है, और उसमें टाइम कितना रखा गया? 60 डेज विल बी देयर, जो आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग? विच इज बेसिकली नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स. तो व्हाट अबाउट द क्राइटेरिया? द कंपनी शैल क्रिएट अ DRR account out of profit and the amount so created shall be utilized only for the purpose of redemption. तो पहला पॉइंट यहां पे किसके रिगार्डिंग है बेटा? इट्स ऑल अबाउट द क्रिएशन ऑफ द DRR and that will be utilized only for redemption of debentures over there. Next, company shall out of DRR make an investment in either deposit in scheduled bank, investment in unencumbered securities or unencumbered bond. इसका मतलब फ्री फ्रॉम बर्डन. कब इन्वेस्टमेंट करना है बेटा? ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल इन ईच एंड एवरी ईयर. तो 30th अप्रैल तक आपको, ये तो उससे पहले, ये तो 30th अप्रैल को आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट. तो ये था क्रिएशन ऑफ DRR एंड यूटिलाइजेशन. ये है बेटा किसके रिगार्डिंग? टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट. इट्स अ टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट. ये पॉइंट है बेटा इन्वेस्टमेंट कब करना है, ये हमने क्लास में भी पढ़ा था, ध्यान रखना है. सिंपल है, जो भी डिवेंचर, ये होगा 2018, ये होगा 2000, तो जो भी डिवेंचर 2019 31 ऑफ मार्च में क्या होने वाला है? रिडीम. तो उस डिवेंचर का इस पर्टिकुलर 2018 में बेटा 30th अप्रैल तक आपको क्या कर देना है? इन्वेस्ट कर देना है. प्लस हर साल का जो डिवेंचर रिडीम होने वाला उसका 15% आपका डिवेंचर इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? मेंटेन होना चाहिए. तो देखो यहां पे क्या लिखा है? द कंपनी शैल इन्वेस्ट और डिपॉजिट a sum not less than 15% of the amount of a debenture. तो इन्वेस्टमेंट कितना करना है? 15%. बट कौन से डिवेंचर का? मेच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर. जो नेक्स्ट ईयर में, मतलब 2019 में जो 31st मार्च में
रिडीम होने वाला है उसका 15%, बट इन्वेस्टमेंट कब करना है? 2018 में कर देना है। तो 2018 में ही इन्वेस्टमेंट करना है, ये ध्यान रखना। और इन्वेस्टमेंट कौन से जो नेक्स्ट ईयर आपके क्या होने वाले हैं बेटा? अच्छा सर 2018 का क्या होगा? वो उससे पहले इन्वेस्ट हो चुका होगा बेटा, लेकिन 2018 में जो उसका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है वो मेंटेन करना है। मतलब 2019 में जब हम लोग बात करेंगे तो इसका इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन 2019 में स्टार्टिंग में ही जरूर देखना है कि वो इस ईयर में जो डिवेंचर रिडीम होने वाला है, क्या उसका जो इन्वेस्टमेंट 15% है, क्या वो मेंटेन है ही नहीं है। मान लो डिवेंचर यहां पे कितना है? 5 लाख जो रिडीम करना है, 5 लाख के कितना परसेंट? 15%, तो कितना होगा? 75,000। तो ये इन्वेस्टमेंट कब हो गया? 2018 में ही हो गया। उसके बाद जब हम लोग 2019 में आए तो 19 में आपको ध्यान रखना है 2020 के लिए इन्वेस्टमेंट तो करना है। तो इन्वेस्टमेंट किसके लिए करना है? 2020 के लिए। लेकिन 19 का जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है बेटा, वो एज इट इज वो अमाउंट इन्वेस्टेड होना चाहिए। वो इस साल हम लोग क्या करने वाले हैं? यूटिलाइज करने वाले रिडेम्पशन के लिए। तो हर साल इन्वेस्टमेंट करना है नेक्स्ट ईयर वाले के लिए, लेकिन हर साल उसी ईयर का इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए जो ऑलरेडी हो चुका है, मेंटेन करके रखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों देखो इसमें लिखा भी है, and the amount remaining, which means remain invested or deposited, shall not at any time fall below the 15% of the amount of the debenture maturing during the year। तो इसका मतलब है जो उस ईयर में आप क्या करने वाले हैं, स्पेसिफिकली डिवेंचर आप रिडीम करने वाले बेटा, उसका कम से कम 15% आपका मेंटेन रहना चाहिए। तो इसका मतलब है 2018 में डीआरआर तो यूज हुआ होगा, उसका इन्वेस्टमेंट भी यूज हुआ होगा, लेकिन किसी भी हालत में 2019 में जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट मेंटेन होना चाहिए बेटा, वो फॉल बिलो नहीं होना चाहिए। मान लो यहां पे इन्वेस्टमेंट था बेटा 1,50,000 का, कंपनी ने यहां पे विड्रॉ कर लिया कितना अमाउंट? 1 लाख। तो ये 1 लाख विड्रॉ करने के बाद बचा कितना? 50,000, विच इज नॉट वैलिड। तो इसका मतलब है विड्रॉ सिर्फ कितना हो सकता था? तो विड्रॉ हो सकता था सिर्फ 75,000। तो 75,000 यहां पे आपको क्या करना है? मेंटेन करके रखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ध्यान रखना है बेटा। तो बाकी क्लास में हमने डिटेल डिस्कस किया था, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। क्रिएशन ऑफ डीआरआर ये हमने डिस्कस किया था पहले भी, अमेंडमेंट वाला पार्ट ये आपको लोग सबको पता है, न्यू अमेंडमेंट है। तो डीआरआर किसके लिए क्रिएट करना है और किसके लिए नहीं करना है? एग्जाम्पशन सबसे पहले ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, बैंकिंग कंपनीज अगेन फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट डिवेंचर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट, लिस्टेड कंपनी अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल एंड बैंकिंग उनके लिए, और फॉर अनलिस्टेड कंपनी अगेन अदर देन बैंकिंग और AIFSC, लिस्टेड कंपनी अगेन बोथ पब्लिक एंड यू कंसीडर प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर, दोनों के लिए यहां पे क्या है बेटा? एग्जाम्प्टेड एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और अदर लिस्टेड कंपनी, एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस एंड अदर लिस्टेड कंपनी। तो इसका मतलब ये भी एग्जाम्प्ट हो गया, एंड जितने भी लिस्टेड कंपनी वो भी एग्जाम्प्ट हो गए, पब्लिक एंड प्राइवेट। नेक्स्ट अनलिस्टेड कंपनी, डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन केस ऑफ प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर्स बाय एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस। तो यदि अनलिस्टेड कंपनी कौन है बेटा? एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस, तो उनको भी डीआरआर क्रिएट नहीं करना। बचा कौन? सिर्फ अदर देन एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस जो आपके अनलिस्टेड कंपनी है बेटा, उनको डीआरआर क्रिएट करना है। और कितना परसेंट? 10% ऑफ द डिवेंचर आउटस्टैंडिंग ओवर दे। तो जितना डिवेंचर आउटस्टैंडिंग उसका 10% क्रिएट करना है। अच्छा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन कहां पे लिखेगी? फॉर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग। अच्छा, अब यहां पे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो सेम प्रोविजन किसके लिए पड़ा? एनबीएफसी के लिए वही सेम प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा बेटा। तो इसका मतलब है कौन कौन सी कंपनीज की बात कर रहे हैं? AIFI banking company, then NBFC housing finance company and other financial company over there, but the criteria of NBFC will be there। जो other financial company जो section 2 clause number 72 में डिफाइंड है बेटा, सेम अप्लाई हो जाएगा। तो NBFC को तो किसी के लिए भी नहीं करना है, लिस्टेड कंपनी को भी किसी के लिए नहीं करना है, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी अदर देन NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उनके लिए ही डीआरआर बच गया। एंड कितना परसेंट डीआरआर? 10% विल बी देयर। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द 72, एंड 72 किसके रिगार्डिंग है बेटा? So 72 talks about the what? Redemption, nomination के रिगार्डिंग, रेड विद रूल नंबर 19। सो सबसे पहले जितने भी सिक्योरिटी होल्डर हैं बेटा, एट एनी टाइम व्हाट दे कैन डू, मे नॉमिनेट इन फॉर्म SS13 एनी पर्सन हु विल बिकम द व्हाट? द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द पर्टिकुलर होल्डर। तो जो ओरिजिनल होल्डर है बेटा, उसके मरने के बाद वो सारे सिक्योरिटीज उन सभी पर्सन को दिया जाएगा जिसका नाम एज ए नॉमिनी मेंशन्ड है। अच्छा, यदि वो जॉइंट ओनर है बेटा, तो डेफिनेटली सबके मरने के बाद वो शेयर दिया जाएगा।
तो जॉइंट होल्डर किसी को भी सब विद द कंसेंट ऑफ ऑल nominate any person who will become the what nominee, but that person will get the right only after the death of all the joint holder. Next, notwithstanding anything contained in the law for the timing in force or in any disposition whether testamentary or other testamentary, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में where a nomination made purpose to confer any person the right to vest the securities of a company, the nominee shall on the death of the what holder or on the death of joint holder become the what all the rights of the securities and all the rights of the joint holder in relation to such security to exclusion of all the others unless the nomination is varied or cancelled in form. देखो सेकेंड पॉइंट का मतलब क्या है, थर्ड पॉइंट का कि नॉमिनी के पास वो सारे राइट मिल जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर लॉ, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, व्हाटएवर इट इज. एक बार आपने नॉमिनी किसी को बना दिया तो जब तक उस नॉमिनी को चेंज नहीं किया गया, जब तक उस नॉमिनी को कैंसिल नहीं किया गया बेटा, तो एक बात कंफर्म है, उसी नॉमिनी को सारे राइट मिलने वाले हैं जो किसके पास था, ओरिजिनल ओनर के पास और जॉइंट ओनर के केस में सबके पास. तो एज इट इज वो सारे राइट्स और सारे जितने भी नो डाउट यू कैन से ऑब्लिगेशंस थे वो सब के सब एज इट इज किसके पास किसको मिल जाएगा, नॉमिनी को मिल जाएगा. Until जब तक उस नॉमिनी को चेंज नहीं किया गया हो, जब तक उस नॉमिनी को कैंसिल ना किया गया हो. So all the rights will be there and which is going to be given to the nominee. Next, nomination अगले पॉइंट में where the nominee is a minor, so it must be there कि it shall be lawful for the holder of security make the nomination to appoint in form but any person to become as a vote entitled to the security of a company in the event of death of the nominee during is a minority. इसका मतलब देखो क्या है, यदि नॉमिनी क्या बने अपने माइनर को, तो इट शैल बी लॉफुल फॉर द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी मेक द नॉमिनेशन टू अपॉइंट इन फॉर्म एसएस नंबर 13 एनी पर्सन हु बिकम एंटाइटल्ड टू द सिक्योरिटीज इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द नॉमिनी. तो माइनर यदि नॉमिनी बनाया गया, तो यदि वो माइनर ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी यदि उसकी डेथ हो जाए बेटा, तो किसी और एक पर्सन को आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको नॉमिनेट करना पड़ेगा जिसके पास वो सारे राइट मिलने वाले हैं. किस केस में, यदि नॉमिनी जो माइनर था उसकी डेथ हो गई. तो इसका मतलब है वी हैव टू स्पेसिफिक नॉमिनेशन, एक तो मेन हो गया माइनर, एक हो गया एनी अदर पर्सन जिसके पास वो सारे राइट मिल जाएगा बेटा यदि नॉमिनी जो माइनर है और यदि वो अपनी माइनॉरिटी में मर गया. तो इसका मतलब है माइनॉरिटी में मरा तो राइट मिलेंगे. अच्छा यदि माइनॉरिटी में नहीं मरा, मेजर हो गया, फिर तो कोई प्रोविजन ही नहीं, फिर तो ऊपर वाले पार्ट में आ जाएगा, फिर तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं करेंगे, फिर तो वो किसी अदर पर्सन को राइट नहीं जाएगा. तो ये राइट किस में जाएगा, माइनॉरिटी के केस में, कि सर जिसको नॉमिनी बना वो माइनर था नंबर 1 और वो माइनॉरिटी में ही मर गया, तो फिर उस केस में जो राइट्स है बेटा वो किसी और पर्सन को दिया जाएगा. बट उस पर्सन का भी नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा, बट वो किस केस में, जो आपका क्राइटेरिया क्या है कि वो डेथ वाला पॉइंट आपको ध्यान में रख के. इफ अ पर्सन बीइंग ए नॉमिनी so become entitled elect to get himself as a registered holder of security, then क्या देना पड़ेगा, अभी हमने पढ़ा था you have to inform to the company. तो क्या देना पड़ेगा बेटा, डेथ सर्टिफिकेट एंड प्लस शेयर और डिवेंचर सर्टिफिकेट, वो दोनों ही जमा करवाना है, ये आपको ध्यान में रखना है. तो डेथ सर्टिफिकेट एंड द क्राइटेरिया ऑफ द यू कैन से द व्हाट अदर यू कैन से द शेयर सर्टिफिकेट और डिवेंचर सर्टिफिकेट विल बी देयर, दोनों जमा करवाना है. नेक्स्ट, all the limitations, restrictions, provision of this act regarding the right to transfer, registration of transfer of securities shall be applicable to such particular notice or the transfer as aforesaid if the death of the what share or debenture holder not occurred and the notice or transfer will be or transfer signed by the shareholder or debenture holder as the case may be. देखो सिंपल यहाँ पे प्रोविजन क्या है कि जिस मैनर में कंपनीज एक्ट के राइट्स, लायबिलिटीज और रिस्ट्रिक्शन जो किसके ऊपर इंपोज हो रहे थे बेटा, ओरिजिनल शेयर होल्डर या फिर डिवेंचर होल्डर पे, वो सेम एज इट इज किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, जो नॉमिनी है उसके ऊपर. तो नॉमिनी हैविंग व्हाट लिमिटेशन, नॉमिनी हैविंग अ रिस्ट्रिक्शन, नॉमिनी हैविंग सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस एक्ट व्हिच इज इन रिलेशन टू द ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन, तो एज इट इज किसको फॉलो करना है बेटा, नॉमिनी को. एंड वो सारे राइट उसी मैनर में अवेल करना है. यदि वो पर्सन जिसकी डेथ हो गई यदि वो नहीं मरता बेटा, तो जिस मैनर में वो राइट अवेल कर सकता है उसी मैनर में कौन अवेल करेगा, वो नॉमिनी अवेल करेगा. तो ये कहानी किसके रिगार्डिंग था, इट्स ऑल अबाउट द एंटायर प्रोविजन ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर ओवर देयर अलोंग विद द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014. तो इसमें ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. अच्छा, इसमें स्टार्टिंग में कुछ सेक्शंस ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर दिए जो आपको ध्यान में रखना है बेटा, व्हिच इज
वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब अगेन यदि मैं इंपॉर्टेंट की मैं बात करूं तो वो कुछ पॉइंट में फिर से अगेन इंपॉर्टेंट की बात करता हूं। 43 आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देन उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ द वोटिंग राइट अगेन इंपॉर्टेंट विल बी देयर। ये 56 तक तो एज इट इज इंपॉर्टेंट है बेटा। देन 58 इट्स अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट। देन वी हैव अ क्राइटेरिया 61, 62 it's again important. Then we have 66, it's very very important. Then 67 and 68, 69 and 70। 69 की रेलेवेंसी तो ऑटोमेटिकली है, 70 आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है एंड 71 विल बी देयर। एंड रूल आपको पता ही कौन कौन से। रूल नंबर 4 इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन रूल नंबर 18 जो डिवेंचर्स के लिए था बेटा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रूल नंबर 8 जो स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए था वो भी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है। सो एंटायर प्रोविजन ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 एंड शेयर कैपिटल सेक्शन 43 से लेकर 72 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया बेटा। तो ये था रिवीजन पार्ट 2। एंड इन द लास्ट आगे हम लोग कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचे हुए बेटा। तो पूरा कंपनीज एक्ट में आगे फर्दर क्या आएगा वो आपको ध्यान में रखना है। हाँ, लेकिन अब इसको खत्म करने से पहले मैं एक बार आप लोगों से कहना चाहूंगा, प्लीज प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप सभी लोगों से जो लोग बेटा एग्जाम देने वाले हैं, उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एंड प्लीज जो टाइम बचा है उसको 100% बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, क्योंकि एक बात याद रखना, आपको किसी भी हालत में एग्जाम क्रैक करना है बेटा। क्योंकि एग्जाम यदि आपका क्लियर नहीं होता है तो आप सबको पता है एग्जाम फेल और पास इज नथिंग, बट स्टिल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि समहाउ कहने के हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि फेलियर सबके लिए उसको डाइजेस्ट करना वो जनरली इमीडिएटली उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एज पर माई ओपिनियन मेरा एक सजेशन ये है बेटा, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। कम से कम आपको अपने आप में खुद में एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि क्या मैंने जो 100% मुझे देना था क्या वो मैंने खुद दिया नहीं दिया। क्योंकि आप यदि 100% खुद अपने एफर्ट्स में सेटिस्फाई हैं बेटा, एंड ये मुझे आप लोगों को कोई बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आप लोग खुद अपने आप में जान सकते हैं कि आपने अपना 100% दिया है नहीं दिया। और यदि आप खुद 100% वो जो आपने दिया एफर्ट लगाया बेटा, यदि आप उससे सेटिस्फाई हैं तो कोई भी आपको एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता है। सो मेरी बात ये अच्छे से आप समझ लो, क्योंकि रीजन मीइंग बार बार एग्जाम तो आते रहेगा, लेकिन फेलियर हमेशा आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करता है। तो किसी भी हालत में फेलियर वाला पार्ट नहीं होना चाहिए बेटा। एंड प्लीज कोशिश करना है अपना बेस्ट देने का, एंड आपका बेस्ट ही अपने आप में एग्जाम क्रैक करवाएगा बेटा। सिर्फ किसी को कह देने से कि सर मैं यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने पेरेंट को बोलो, अपने किसी एल्डर ब्रदर या सिस्टर को बोलो, या फिर आप मुझे बोलो, ये सब बातें बेकार है बेटा। आपको खुद अपने आप में समझना है क्या आप अपना बेस्ट खुद दे रहे हो या फिर नहीं, विच इज रेलेवेंट। एंड आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे मार्क्स लेके आना है। ऑल्दो मार्क्स डजंट मैटर, बट प्लीज ध्यान रखें जो भी चीज आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे लेवल पे आप स्टैंड करते हैं, वो आपको डेफिनेटली बूस्ट करते हैं। एंड तभी मैं बोल रहा हूं कि आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, अदरवाइज मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। यहाँ पे पास होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है बेटा, लेकिन फिर भी यदि अच्छे मार्क्स लेके आते हो तो डेफिनेटली वो आपको नेक्स्ट लेवल के लिए आपका कॉन्फिडेंस क्या करेगा, बूस्ट कर देगा बेटा। एंड जो आपको आगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपको क्या होगा, सपोर्ट करेगा, एंड आगे डेफिनेटली आप और अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एंड फिर अगेन आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड मे बी नेक्स्ट पार्ट में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ जनरल मीटिंग एंड देयर आफ्टर डायरेक्टर एंड फिर सर्टेन अदर प्रोविजन जो कंपनीज एक्ट के। हाँ, लेकिन इसके बाद मीटिंग और डायरेक्टर्स कंफर्म में पहले मैं कराऊंगा। थैंक यू।